चैप्टर 151 दोष जियो येआन के अचानक चले जाने के कारण ओल्ड मास्टर झो के जन्मदिन भोज का माहौल कुछ अजीब हो गया। यह जानने के बाद कि उनकी सबसे बड़ी बेटी ने लिटिल प्रिंस को नाराज कर दिया है, यान झिगाओ ने व्यक्तिगत रूप से ओल्ड मास्टर झो और मास्टर झो से माफी मांगी और बिना खाना खाए वह पूरे यान परिवार के साथ जल्दी से झो निवास छोड़ दिया। स्मैक बूढ़ी मैडम के आंगन में यान झिगाओ ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से से दाओहुआ की ओर देखते हुए कहा, तुम एक अविवाहित लड़की हो, क्या तुम जल्दी से स्पष्ट रूप से नहीं बताओगी कि तुमने वास्तव में लिटिल प्रिंस को कैसे नाराज किया। हर किसी को अपनी ओर आरोप भरी निगाहों से देखते देख दाओहुआ को अन्याय और असहजता दोनों महसूस हुई। जियो येयांग के अचानक क्रोध और सच्चाई नहीं जानने वाले मेहमानों के ताना देने वाले शब्दों ने उसे पहले से ही निराशा से भर दिया था, लेकिन इन चीजों की तुलना उसके सौतेले पिता की गर्मजोशी रहित दोषारोपण वाली आवाज से नहीं की जा सकती थी। मैडम यान ने अपने बड़े बेटे पर नजर डाली और डांटा, क्या तुम अच्छे से बात नहीं कर सकते? तुम्हें इस तरह आवाज उठाने की क्या जरूरत है? तुम बच्चे को डरा दोगे। इसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई, दाओहुआ को अपनी तरफ खींचकर बैठने के लिए कहा, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और आराम से फुसफुसाते हुए कहा, डरो मत, यह ठीक है। तो क्या हुआ अगर वह यांग लड़का नाराज हो गया है? अगर सबसे बुरा होता है तो हम उसके साथ जुड़ना बंद कर देंगे। इन शब्दों को सुनकर दाओहुआ अब खुद को रोक नहीं सकी और उसके आंसू चुपचाप बहने लगे। जियो येयांग के चले जाने के बाद वह केवल मौखिक दुर्व्यवहार से घिरी हुई थी, एक भी व्यक्ति उसे सांत्वना देने नहीं आया। वह जियो येयांग की गुस्से भरी निगाहों से डर गई थी, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की, केवल दोषारोपण और प्रशंसा की। दाओहुआ के आंसू देखकर बूढ़ी मैडम का दिल तुरंत टूट गया और उन्हें पोंछने के लिए रुमाल निकाला। पोंछते हुए उन्होंने कहा, आज के मामले के बारे में किसी को भी इसके बारे में दोबारा जिक्र करने की अनुमति नहीं है, सभी लोग बाहर निकल जाएं। माँ, यान झिगाओ ने असहाय होकर बूढ़ी मैडम की ओर देखा और कहा, माँ, दाओहुआ को इस तरह लिप्त करना सही नहीं है। बिल्कुल, यान जियुवान चिल्लाया, माँ, दाओहुआ ने आज छोटे राजकुमार को नाराज कर दिया है और इसने पूरे यान परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। उसे दंडित किया जाना चाहिए। उसे तख्ती से कुछ बार मारो, अन्यथा वह अपना सबक नहीं सीख पाएगी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, कमरे में सन्नाटा छा गया। मैडम ली ने अपना रुमाल घुमाया और यान जियुवान को गौर से देखा। दाओहुआ की आंखों में अभी भी आंसू थे, उसने भी अपने दूसरे चाचा की ओर अविश्वसनीय दृष्टि से देखा। पूरे यान परिवार के लिए मुसीबत लाने के लिए उसके दूसरे चाचा निश्चित रूप से जानते थे कि स्थिति को कैसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है, और तख्ती से पीटा जाना क्या उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा था। यान जियुवान को दाओहुआ की अश्रुपूरित दृष्टि से थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने जारी रखा, इसके बारे में सोचो, दाओहुआ ने छोटे राजकुमार को नाराज किया, जिसके कारण झो परिवार को हार का सामना करना पड़ा। हमें स्पष्टीकरण देना होगा, किसी और चीज का जिक्र नहीं, बस यान वेनशियू, वेनताओ और वेंकाई पर विचार करें, वे खुद को अकादमी में कैसे रखेंगे। और इसके अलावा क्या आपके सबसे बड़े भाई को उसके आधिकारिक करियर में दबाया जाएगा? स्मैक बूढ़ी मैडम ने यान जियुवान के खत्म होने का इंतजार नहीं किया, इससे पहले कि उसने मेज से चाय का कप उस पर फेंक दिया। माँ, तुम क्या कर रही हो? यान जियुवान तेजी से बच गया और उसे चोट नहीं लगी, लेकिन चाय के छींटे उसके कपड़ों पर लग गए। ओल्ड मास्टर झो के जन्मदिन की दावत में अच्छा दिखने के लिए उसने जानबूझकर हल्का नीला वस्त्र पहना था, लेकिन अब वो वस्त्र पहनने योग्य नहीं रह गया था। मैडम यान ने यान झियुवान की ओर इशारा किया और जमकर कहा, आपके भाई की आधिकारिक स्थिति 10 साल के कठिन अध्ययन के माध्यम से अर्जित की गई थी, और वेनशियो और अन्य लोग अपने परिश्रम और प्रयास के आधार पर अकादमी में हैं। यान झियुवान, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस समय परेशानी शुरू न करें। माँ, मैंने नहीं। मैडम यान ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपके दिल के जटिल विचारों के बारे में नहीं जानती? मैंने आपको समझाया है कि वेंजी और वेनबिन अकादमी में क्यों नहीं जा सके।
एक बुजुर्ग के रूप में आप इतने क्षुद्र क्यों हो रहे हैं? तब से आप दाहुआ का उल्लेख करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, यह सोचकर कि दूसरे इस बात से अनजान हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, कमरे में मौजूद सभी लोग यान जियोवान की ओर देखने लगे। मैडम ली और भी क्रोधित हो गईं। मैडम यान ने इसका उल्लेख नहीं किया था और उसने वास्तव में इसे नजरअंदाज कर दिया होगा, यह सोचकर कि उसका छोटा भाई केवल अपनी बेटी के सामने अपनी वरिष्ठता दिखाना चाहता था, लेकिन वास्तव में इसमें इतनी गहरी गणना शामिल थी। यान जियोवान को उनकी नजरों से शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने झुंझलाहट में जवाब दिया, माँ, आप किस बकवास के बारे में बात कर रही हैं? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? मैडम यान ने जवाब दिया, क्या तुम सच में अपने दिल में नहीं जानते? इतना कहने के बाद वो उससे दूर हो गई और यान वेनशियू, वेनताओ और वेनकाई की ओर देखने लगी। आप तीनों जानते हैं कि आप अकादमी में कैसे पहुंचे। आप दाओहुआ को दोष देने के लिए सबसे कम योग्य हैं। यान वेनकाई ने तुरंत कहा, दादी, मेरा अपनी बड़ी बहन को दोष देने का कोई इरादा नहीं था। चैप्टर 152, दोष दो, मैंने भी नहीं किया। वेनताओ ने तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। यह देखकर कि हर कोई उसकी ओर देख रहा था, यान वेनशियू एक पल के लिए रुका। मैं अपनी बड़ी बहन को दोष नहीं दे रहा हूँ। हालांकि एक भाई के रूप में मैं अभी भी उससे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। दाओहुआ ने नजर घुमाई, उसकी आवाज व्यंग्य से भरी थी। क्या आप कह रहे हैं कि मुझ में शिष्टाचार की कमी है, बड़े भाई? दाओहुआ को इस तरह से प्रतिक्रिया करते हुए देखकर यान वेनशियू ने भौहें चढ़ा दी। मुझे पता है कि मेरी बड़ी बहन स्वाभाविक रूप से अपरिष्कृत है, लेकिन आखिरकार छोटा राजकुमार है। जब आप उसके साथ जुड़ते हैं, तो आप उसके साथ एक साधारण दोस्त की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। यदि आप किसी साधारण मित्र के साथ अनबन हो जाती है, तो सबसे बुरी बात यह है कि आप भविष्य में एक दूसरे के साथ जुड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन लिटिल प्रिंस, उसकी शक्ति यान परिवार द्वारा बनाई गई हर चीज को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। दाओहुआ ने उपहास उड़ाया और उठ खादी हुई। जियो येयांग और मैं जब से मिले हैं तब से इसी तरह से बातचीत कर रहे हैं। अगर बड़े भाई को लगता है कि यह गलत है, तो आपने पहली बार जब जियो येयांग हमारे घर का दौरा किया था, या जब हम पहले जियांगक्सिया पर्वत पर थे, तब कुछ क्यों नहीं कहा? यान वेनशियू ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली, अभी भी निश्चित नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। जब उसने यान झिगाओ को बोलते हुए सुना, वेनशियू सही कह रहा है, आप वास्तव में बहुत तुच्छ हैं। जियो येयांग, आप लिटिल प्रिंस को उसके दिए गए नाम से संदर्भित कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं लंबे समय से आपको इसके बारे में चेतावनी देना चाहता था। दाओहुआ अपने सौतेले पिता की ओर मुड़ी, तो फिर पिता ने इसे पहले क्यों नहीं कहा? बोलने के बाद उसने मजाकिया भाव से कमरे के चारों ओर देखा। जब जियो येयांग और मेरे बीच अच्छे संबंध थे और हम आपको लाभ पहुंचा सकते थे, भले ही मैंने कुछ गलत किया हो, आप सभी इसे नजरअंदाज कर सकते थे। अब जब मैंने जियो येयांग को नाराज कर दिया है और आपके हितों को नुकसान पहुंचाया है, तो आप आकर मुझे जवाबदेह ठहराना चाहते हैं। यह सुनकर यान झिगाओ क्रोधित हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इस तरह किससे बात कर रहे हो? यान झिगाओ को बहुत क्रोधित होते देख मैडम ली ने जल्दी से दाओहुआ को अपने पीछे खींच लिया। मास्टर, अगर आपको अपनी बेटी को अनुशासित करने की जरूरत है, तो बस शांति से बोलें। क्या वास्तव में ऐसे कठोर शब्दों की जरूरत है? यान झिगाओ ने अपनी सास के सामने खुद को रोक लिया, लेकिन चूंकि मैडम ली उनकी पत्नी थी, इसलिए उन्हें इस तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। एक प्यारी माँ अक्सर एक बिगड़ेल बच्चे को जन्म देती है। यदि यह आपके अनुशासन की कमी नहीं होती, तो यह लड़की इतनी अराजक कैसे हो सकती थी? इस संबंध में आप वास्तव में लिन परिवार के समान अच्छे नहीं हैं। देखो कि ये कितनी संकोची और शालीन लड़की के रूप में पली बड़ी है। ये शब्द सुनकर मैडम ली का चेहरा तुरंत बर्फ सफेद हो गया। दाओहुआ को अपने दिल में गुस्सा आया। वह सीधे खड़ी हो गई और बोली, पिताजी, क्या आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार है? पूरे यान परिवार में क्या यह मेरी माँ नहीं है जो आपको सब कुछ प्रबंधित करने में मदद कर रही है? और आपकी पसंदीदा उपपत्नी के बारे में क्या?
हर दिन आपको प्रसन्न करने और आपकी सेवा करने के अलावा उसने इस परिवार के लिए और क्या किया है? पिता, किसी को हृदयहीन नहीं होना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी बेटी द्वारा इस तरह से आरोप लगाए जाने पर यान झिगाओ अपनी शर्मिंदगी को रोक नहीं सके और दाओहुआ पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। मालिक, यह देखकर मैडम ली ने तुरंत खुद को आगे बढ़ाया। यान झिगाओ का हाथ कसकर पकड़ लिया और जाने से इनकार कर दिया। दाओहुआ ने देखा कि उसका सौतेला पिता उसे फिर से मारने वाला है और वह गुस्से से आग बबूला होकर लाल आंखों के साथ आगे बढ़ी, ऊपर देखा और ठंडी हंसी बोली, पिताजी, आगे बढ़ो और मुझे मारो। ऐसा लगता है कि आप अपना गुस्सा निकालने के लिए बस इतना ही कर सकते हैं, अपने बच्चों को मारो। आप। यान झिगाओ इतना क्रोधित था कि वह बोल नहीं पा रहा था, और चूंकि उसका हाथ कसकर पकड़ लिया गया था, उसने खुद को हमला करने में असमर्थ पाया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि बुढ़िया बहुत आराम से रह रही है, इसलिए आप मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं? बुढ़िया ने मेज को जोर से पटक दिया, उसकी सांसें गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थीं। बुढ़िया को इस प्रकार क्रोधित देखकर सभी शांत हो गए। यान झिगाओ और मैडम ली जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए और बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। बाहर निकलो, तुम सब, बाहर निकलो। बुढ़िया ने अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया और थके हुए ढंग से अपना हाथ हिलाया। यान झिगाओ कुछ कहना चाहता था, लेकिन बुढ़िया ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं आप में से किसी को भी नहीं देखना चाहती, बस चले जाओ। इसके साथ ही बाकी लोग धीरे धीरे बाहर निकल गए। जब सभी लोग चले गए तभी दाओहुआ जमीन से उठा, सीढ़ी पर बैठा और बुढ़िया की बाहों में झुक गया। दादी, मैं अपने गृहनगर वापस जाना चाहता हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। बुढ़िया अपनी पोती को डांटना चाहती थी, लेकिन उसकी लाल आंखें देखकर आखिरकार उसने आह भरी। अरे मूर्ख लड़की, तुम्हें यह स्वभाव किससे विरासत में मिला? क्या तुम धीरे से बोलना नहीं जानती? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे पीछे क्यों हटना चाहिए? अगर मैं एक बार हार मान लूंगा, तो अगली बार वे मुझ पर फिर से दबाव बनाने के लिए विभिन्न कारणों का इस्तेमाल करेंगे। क्या मुझे हर बार अपना सिर झुकाना चाहिए? इतना दमनकारी जीवन जीना, ऐसे जीवन का उद्देश्य क्या है? आप। बुढ़िया ने दाओहुआ का सिर थपथपाया, आपने यह सब विद्रोही बातें कहाँ से सीखी? आप, एक कनिष्ठ, अपने बड़ों का इस तरह विरोध कैसे कर सकते हैं? दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया। वे बुजुर्ग हैं, सच है, लेकिन क्या बड़े होने का मतलब यह है कि वे गलतियां नहीं कर सकते? यदि वे करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि उनकी आलोचना नहीं की जा सकती? बड़ों का सम्मान करना सही है, लेकिन निश्चित रूप से बड़ों को पहले बड़ों की तरह व्यवहार करने की जरूरत है। बुढ़िया का गला भर आया और उसने अपना सिर हिलाया। बस, बहुत हो गया, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। बस याद रखें, जब आप शादी करेंगे, तो आपको अपने माता पिता के घर के समर्थन की आवश्यकता होगी। यदि तुम्हें अपने पिता या भाइयों से कोई शिकायत है, तो भी उन्हें अपने तक ही सीमित रखो, खुलेआम उनका विरोध करने पर क्यों अड़े हो? अपने लिए जीवन को असहज क्यों बनाओ? दाओहुआ ने अपने होंठ भींचे। पहाड़ों पर निर्भरता भूस्खलन लाती है, लोगों पर निर्भरता निराशा लाती है। मैं अब यह समझ गया हूँ, केवल एक ही जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ वह मैं हूँ। यह सुनकर बूढ़ी औरत मदद नहीं कर सकी, लेकिन दाओहुआ के सिर पर जोर से प्रहार किया। खुद पर भरोसा रखो। तुम ऐसा कैसे करोगे? भले ही तुम पैसा कमा सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि यह इस दुनिया में अपने दम पर खड़े होने के लिए पर्याप्त है? लड़की, तुम्हारे दादाजी की मृत्यु जल्दी हो गई, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी दादी को कितनी बुरी नजरों और गपशपों का सामना करना पड़ा। समाज महिलाओं के प्रति कठोर है। भले ही तुम अपना जीवन जीने के लिए दरवाजा बंद कर लो, फिर भी तुम एक खराब प्रतिष्ठा को आकर्षित करोगे। आपको क्या लगता है कि अमीर व्यापारी अभी भी संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास कोई समर्थन नहीं है? क्या आपको क्या लगता है कि आप उन व्यापारियों से अधिक सक्षम हैं? दाओहुआ का चेहरा उतर गया। जो जीवन मैं जीना चाहता हूँ उसे जीना इतना कठिन क्यों है? बुढ़िया ने आह भरते हुए कहा, किसका जीवन आसान है? यह कहने के बाद
उसने एक पल सोचा और जारी रखा, तुम्हारे पिता में कई दोष हो सकते हैं, लेकिन अंत में उन्होंने तुम्हें एक सुरक्षित घर प्रदान किया है। उनके संरक्षण में कोई भी बदमाश तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। भविष्य में उनसे अधिक विनम्रता से बात करो। वो अधिकार संपन्न व्यक्ति है, दूसरों की चापलूसी करने का आदी है। इस तरह खुले तौर पर उसका विरोध करके क्या आप उसे स्पष्ट रूप से शुंगक्सन कोर्टयार्ड की ओर नहीं धकेल रहे हैं? दाओहुआ ने अपने होंठ काटे और कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसकी दादी का उससे इस तरह से बात करना इसका मतलब है कि वो वास्तव में उसे प्यार करती थी। दादी, मैं आज रात आपके साथ सोना चाहता हूँ। बुढ़िया ने झुंझलाकर कहा, तुम लड़की अब भी वैसी ही हो जैसे जब तुम छोटी थी। जैसे ही चीजें तुम्हारे अनुकूल नहीं होती, तुम बुढ़िया के बिस्तर में घुस जाती हो। चैप्टर 153, बलि का बकरा मुख्य प्रांगण। पिंग जियाओ को वापस आते देख मैडम ली ने तुरंत पूछा, यह कैसे हुआ? क्या सबसे बड़ी मिस अभी तक बुढ़िया के आंगन से बाहर आई है? पिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया, नहीं, लेकिन बुढ़िया के आंगन में रोशनी बुझ गई है, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मिस वहां सोने चली गई है। यह सुनकर मैडम ली ने राहत की सांस ली, जब तक वह सो रही है, यह अच्छा है। पिंग टोंग ने आकाश की ओर देखा और टिप्पणी की, मैडम, आप भी आज थकी हुई हैं, आपको भी जल्दी आराम करना चाहिए। मैडम ली ने सिर हिलाया और धोने के बाद बिस्तर पर लेट गईं। उसके बगल की खाली जगह को देखते हुए और बुढ़िया के कमरे में यान झिगाओ ने जो कहा था, उसके बारे में सोचते हुए कि वो लिन परिवार जितनी अच्छी नहीं थी, उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने में मदद नहीं कर सके। इस बीच झो निवास के मुख्य प्रांगण में मैंने फैसला किया है, यह सबसे अच्छा होगा यदि जिंगवान भविष्य में यान परिवार की सबसे बड़ी महिला के साथ संपर्क से बचें। वो लड़की सामान्य रूप से ठीक लगती है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में उसमें कुछ हद तक अनुग्रह की कमी होती है और वो उचित उपाय नहीं समझ पाती है, मैडम झो ने अप्रसन्न अभिव्यक्ति के साथ कहा। जब उसने अन्य महिलाओं को घर भेजा था, तब उसने बहुत सारी गपशप और उल्लासपूर्ण उपहास सुना था। झो परिवार में शादी के बाद से यह सबसे खराब भोज था जो उसने आयोजित किया था। और यह सब यान की सबसे बड़ी महिला की वजह से हुई गड़बड़ी के कारण था। यह सुनकर झू जिंगवान की अभिव्यक्ति चिंतित हो गई। माँ, इस मामले का दाओहुआ से कोई लेना देना नहीं है। यदि दोष दिया जाना चाहिए, तो यह छोटे राजकुमार पर होना चाहिए। यह उसका गुस्सा है जो गलती है। वो जानता था कि आज दादाजी का जन्मदिन है, फिर भी वह आवेश में आ गया। उसे दाओहुआ के साथ खेलना अच्छा लगता था, उसके साथ रहना आरामदायक, सहज और मजेदार था, उस समय के विपरीत जब वह अन्य युवा महिलाओं के साथ रहती थी जहां उसे हमेशा सख्त शिष्टाचार बनाए रखना पड़ता था। मैडम झो ने अपनी बेटी की ओर देखा, जब वयस्क बोल रहे हों तो बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए। भले ही आप सही हों और लिटिल प्रिंस का स्वभाव बुरा हो, अपनी प्रतिष्ठित स्थिति के कारण क्या यान की सबसे बड़ी मिस थोड़ी अधिक मिलनसार नहीं हो सकती थी? अंत में यह उसकी निम्न पृष्ठभूमि और उथले अनुभव के कारण आता है। उसने सोचा, सिर्फ इसलिए कि छोटे राजकुमार ने उस पर थोड़ी दयालुता दिखाई, वह उसकी उपस्थिति में अनियंत्रित हो सकती है, यह महसूस किए बिना कि जीभ की एक भी फिसलन से उसे सजा मिल सकती है। देखो, उसके अकेले होने के कारण पूरे यान परिवार को नुकसान उठाना पड़ता है। लिटिल प्रिंस किस तरह का व्यक्ति है? यहाँ तक हमारे झोऊ परिवार, डोंग परिवार को भी उसके आसपास सतर्क रहना होगा। लिटिल प्रिंस को नाराज करने के लिए उसके यान परिवार के पास क्या अधिकार या क्षमताएं हैं? ओल्ड मास्टर झोऊ ने मैडम झोऊ को असंतोष के साथ देखा। घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, यहाँ निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी न करें। इतना कहकर उन्होंने अपने पोते की ओर देखा। आप उस समय वहीं थे, वास्तव में क्या हुआ? छोटा राजकुमार कुछ हद तक जिद्दी हो सकता है, लेकिन वह बिना किसी कारण के दूसरों का अनादर करने वाला बिल्कुल भी व्यक्ति नहीं था। शाही परिवार का शिष्टाचार और व्यवहार उसकी हड्डियों में रच बस गया था। झू चेंगे ने डरते हुए अपना सिर उठाया, एक पल के लिए झिझकते हुए संघर्ष किया, फिर कहा, ऐसा लगता है क्योंकि मैंने गलत नाटक चुना था इसलिए लिटिल प्रिंस नाराज हो गए।
यह सुनकर मैडम झो, जो कुछ ही समय पहले क्रोधित हो गई थी, ने सदमे में अपना मुंह चौड़ा कर दिया। एक लंबे विराम के बाद आखिरकार उसने अपनी आवाज वापस पा ली और अविश्वास के साथ पूछा, चेंगे, आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने लिटिल प्रिंस को नाराज कर दिया? बूढ़े मास्टर झो ने अप्रसन्नता से भौहें चढ़ाईं। क्या आप हमें बताएंगे या हमें चेंगे को बोलने देना चाहिए? लॉर्ड झो ने तुरंत अपनी पत्नी को डांटा, और हालांकि मैडम झो यह मानने में अनिच्छुक थी कि उनके बेटे ने गलती की है, फिर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी। यह देखकर कि हर कोई शांत हो गया है, बूढ़े मास्टर झो अपने सबसे बड़े पोते की ओर मुड़े। तुमने कौन सा खेल चुना? झो चेंगे ने मुंह बनाते हुए कहा। तलाक की कहानी। स्मैक। बूढ़े मास्टर झो ने अपना चाय का कप जबरदस्ती मेज पर रख दिया, जिससे सभी लोग बहुत चौंक गए। आप। बूढ़े मास्टर झो ने झो चेंगे की ओर इशारा करते हुए उनके चेहरे पर रोष के भाव थे। अपने पोते को अपशब्द कहने से रोकने से पहले उन्होंने कई बार खुद को रोका, लेकिन फिर भी वे गुस्से में थे और उन्होंने कहा, आप ऐसा नाटक कैसे चुन सकते हैं? झू चेंगे घबरा गए और जल्दी से उत्तर दिया, दादाजी, मैं वास्तव में नहीं जानता था कि लिटिल प्रिंस इस नाटक को नापसंद करेंगे। अगर मुझे पता होता, तो मैंने इसे क्यों चुना होता? अपने सबसे बड़े पोते की आत्मनिंदा और चिंता को देखकर बूढ़े मास्टर झो को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ और अंत में उन्होंने आह भरी, यह आपकी गलती नहीं है। आप बीजिंग में लंबे समय तक नहीं रहे, इसलिए आपकी अज्ञानता क्षम्य है। यह महसूस करते हुए कि बूढ़ा व्यक्ति अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा, झू चेंगे ने राहत की सांस ली और बड़ी घबराहट के साथ पूछा, दादाजी, भले ही मैंने गलत खेल चुना हो, क्या छोटे राजकुमार को इतना क्रोधित होना चाहिए था? बूढ़े मास्टर झो ने अपने पोते और फिर अपने हैरान बड़े बेटे और बहू पर नजर डाली। बस याद रखें, नाटक डिवोर्स माइंड लिटिल प्रिंस के लिए वर्जित है, और आपको इसका फिर कभी उल्लेख नहीं करना चाहिए। झू चेंगे ने सिर हिलाया और फिर पूछा, तो क्या मुझे छोटे राजकुमार से माफी मांगनी चाहिए? बूढ़े मास्टर झो एक पल के लिए चुप हो गए। जब आप अकादमी वापस जाएं, तो बस इतना कहें कि हमने उनकी अच्छी तरह से मेजबानी नहीं की और उनकी समझ के बारे में पूछा। इसके बारे में एक शब्द भी मत बोलिए। झू चेंगे ने शब्दों को दिल से लगा लिया, और जो चिंता उसने पूरे दिन सहन की थी वह आखिरकार उसके पेट में बस गई। झू जिंगवान भी प्रसन्न था। मैंने यह कहा था, दाओहुआ संभवतः छोटे राजकुमार को कैसे नाराज कर सकता है? भाई, इस बार दाओहुआ ने आपका दोष अपने ऊपर ले लिया है। आपको भी उससे माफी मांगनी होगी। झू चेंगे ने शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। दरअसल, जैसे ही लिटिल प्रिंस चला गया, आगे और पीछे दोनों जगह इस दावे से हलचल मच गई कि यान परिवार की सबसे बड़ी बहन ने लिटिल प्रिंस को नाराज कर दिया है। वास्तव में उसे उससे माफी मांगनी होगी। अगले दिन, चूंकि उसे अकादमी लौटना था, सुबह सुबह झू चेंगे यान परिवार के लिए उपहार लेकर आया। अंकल यान, आंटी यान, कल अच्छा आतिथ्य प्रदान नहीं करना हमारी गलती थी, जिससे लिटिल प्रिंस नाराज हो गए और मिस यान डर गईं। मैं यहाँ विशेष रूप से माफी मांगने के लिए आया हूँ। झू चेंगे को ईमानदारी से माफी मांगते हुए अपना सिर झुकाते हुए देखकर यान झिगाओ आश्चर्यचकित रह गया। क्या यह सबसे बड़ी बेटी नहीं थी जिसने छोटे राजकुमार को नाराज कर दिया था? अपने पिता को सोच में डूबे हुए और अपनी मां को चुप देखकर यान वेंशियू झो चेंगे को उठाने के लिए आगे बढ़ने से खुद को नहीं रोक सकी। बड़े भाई झो, कल वास्तव में क्या हुआ था? यह घटना एक दिन पहले इतनी अचानक घटी थी कि लिटिल प्रिंस के तुरंत छुट्टी लेने से पहले वह ठीक नहीं हो पाया था। झू चेंगे, आखिरकार मैंने लिटिल प्रिंस की वर्जना का उल्लंघन किया। वैसे, सिस्टर यान कहाँ है? मैंने जिंगवान से सुना कि वह कल डर गई थी। कृपया उसे बाहर बुलाएं ताकि मैं उससे व्यक्तिगत रूप से माफी मांग सकूं। उस समय यान झिगाओ वास्तविकता में वापस आ गया था और इन शब्दों को सुनकर उसके दिल में एक टीस महसूस हुई। क्या हमने सचमुच कल बड़ी बेटी पर झूठा दोष लगाया था? हालांकि लगभग तुरंत ही यान झिगाओ ने फिर से अपना आसन सीधा कर लिया। हम्फ,
भले ही सबसे बड़ी बेटी ने कल अपने बड़ों के प्रति उसके रवैये को देखते हुए लिटिल प्रिंस को नाराज नहीं किया, वो सबक सिखाने की हकदार थी। ऐसी बातें मत कहो, यंग मास्टर झो। माफी या इस तरह की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैडम लिन ने यान झिगाओ की ओर देखा, तुरंत अपनी नजरें हटा ली और एक दिन पहले की घटनाओं के बारे में सोचते हुए और कैसे उनकी बेटी घर पर असहज महसूस कर रही होगी, उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हमारा दाव हुआ आराम करने के लिए बूढ़ी मैडम के साथ एस्टेट में गया था। युवा मास्टर झो, आपको वास्तव में माफी मांगने की जरूरत नहीं है। झो चेंगे चौंका, वह पहले ही जा चुकी है। मैडम लिन ने अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना सिर हिलाया, वह सुबह जल्दी चली गई। जब तक उसने यान परिवार नहीं छोड़ा तब तक झो चेंगे ने चुपचाप यान वेंक्सियू से पूछा, आपके परिवार ने कल की घटना के लिए मिस यान को दोषी नहीं ठहराया, क्या उन्होंने? इससे पहले कि यान वेंशियू जवाब दे सके, उनके पास खड़े यान वेंकई ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि आपने छोटे राजकुमार को नाराज किया है, तो आपने इसे मौके पर ही स्पष्ट क्यों नहीं किया? इसके बजाय आपने मेरी सबसे बड़ी बहन को अपने लिए जिम्मेदार ठहराया। चैप्टर 154, क्षमायाचना। झो चेंगे और यान वेंशियू अकादमी लौटने के तुरंत बाद जियो येयान को देखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने किसी को नहीं देखा, यहाँ तक कि डोंग युवानिक्सुआन को भी नहीं। आसपास पूछने के बाद उन्हें पता चला कि लिटिल प्रिंस अकादमी में वापस नहीं आया था। यान वेनकाई ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यदि वह अकादमी में वापस नहीं आया है, तो छोटा राजकुमार कहाँ गया? झू चेंगे यान भाइयों से अधिक जानते थे और उन्होंने कहा, वह शायद रॉयल पैलेस गए होंगे। इससे पहले, जब रूई राजकुमार झोंगझो प्रांत आए थे, तो वह भी महल में रुके थे। हम तीनों यान भाइयों ने एक साथ देखा। झू चेंगे हैरान था, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? यान वेनकाई, जो चीजों को अपने तक नहीं रख सका, उसने तुरंत पूछा, क्या लिटिल प्रिंस का निवास अकादमी में नहीं होना चाहिए? झू चेंगे ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, अकादमी में आवास केवल लिटिल प्रिंस की पढ़ाई और कक्षाओं की सुविधा के लिए हैं। अतीत में, ब्रेक के दौरान, लिटिल प्रिंस पैलेस में लौट आते थे। यान वेनकाई, फिर महल कहाँ है? हमने इसके बारे में कैसे नहीं सुना? झू चेंगे आश्चर्यचकित था, आप नहीं जानते? तीनों यान भाइयों ने एक सुर में सिर हिलाया। यान परिवार की स्थिति के बारे में सोचते हुए झू चेंगे ने धैर्यपूर्वक समझाया, महल वुहुआ पर्वत की मुख्य चोटी पर बनाया गया है। यान वेनकाई चकित रह गए, वुहुआ पर्वत, क्या वह अकादमी के बहुत करीब नहीं है? झू चेंगे ने सिर हिलाया, वास्तव में काफी करीब। वांगयू अकादमी वुहुआ पर्वत की परिधि पर बाहरी चोटी पर बनी है, जो मुख्य चोटी से ज्यादा दूर नहीं है। नाव से वहां पहुंचने में आधे घंटे से भी कम समय लगेगा। यान वेनकाई, चूंकि यह बहुत करीब है, तो आइए लिटिल प्रिंस को खोजने के लिए जल्दी करें। झू चेंगे ने अवाक होकर उसकी ओर देखा, वह रॉयल पैलेस है, एक प्रतिबंधित क्षेत्र। बिना बुलाए प्रवेश करना एक बड़ा अपराध है जिसके लिए फांसी भी हो सकती है। यह सुनकर यान वेनकाई ने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली, तो भूल जाओ, जब लिटिल प्रिंस अकादमी में लौटेगा तो हम उसे देखेंगे। झू चेंगे, हालांकि माफी मांगने के लिए उत्सुक थे, जानते थे कि वे बस इतना ही कर सकते थे। वो हुआ पर्वत की मुख्य चोटी। प्रवेश करने और जाने की सुविधा के साथ साथ मनोरंजन के लिए रॉयल पैलेस को पहाड़ के तल पर बनाया गया था और शीर्ष पर एक भव्य विला मिलन विला का निर्माण किया गया था। विला के पीछे पहाड़ पर लाल बेर के पेड़ खिलने के लिए तैयार थे। बेर के पेड़ों के नीचे एक सुंदर और अत्यंत सुंदर महिला एक पत्थर की मेज पर बैठी थी, जो अभी अभी तोड़ी गई बेर की शाखाओं को चुन रही थी और उन्हें मेज पर पहले से तैयार हरे चीनी मिट्टी के फूलदान में रखने के लिए तैयार थी। तो क्या यांग यांग परेशान है क्योंकि झो परिवार के सबसे बड़े पोते ने गलत खेल का संकेत दिया है? खूबसूरत महिला की भौहों में अधिकार की भावना थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसका स्वर आलसी था, फिर भी एक अलंघनीय महिमा से युक्त था। कुछ मीटर की दूरी पर काले कपड़े पहने एक व्यक्ति घुटने के बल बैठा हुआ था,
सम्मानपूर्वक अपना सिर नीचे रखते हुए, हाँ। खूबसूरत महिला मुस्कुराई और एक पल में ऐसा लगा जैसे पहाड़ पर सभी लाल बेर उसकी तुलना में फीके पड़ गए। झुओ झेंग्याओ एक सावधान आदमी है, अन्यथा वो ग्रैंड सेक्रेटरी के पद से सुरक्षित सेवानिवृत्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे यह घटना एक दुर्घटना रही होगी। भूल जाओ, यहाँ यांग्यांग के बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। यह पता चला है कि झुओ लड़का यांग्यांग का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। हम इस मामले को जाने देंगे। इसे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। काले कपड़े वाला आदमी समझ गया। खूबसूरत महिला की निगाहें घूम गईं और वो मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मुझे यान परिवार की उस छोटी लड़की के बारे में बताओ। यांग यांग आमतौर पर जल्दी गुस्सा हो जाता है और जल्दी माफ कर देता है, लेकिन इस बार लौटने के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बाहर नहीं आया। यह उस छोटी लड़की का प्रभाव रहा होगा। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने तुरंत झोउ निवास पर लिटिल प्रिंस और यान परिवार की लड़की के बीच हुई बातचीत को याद किया, एक भी शब्द नहीं छोड़ा। खूबसूरत महिला ने ध्यान से सुना और जब उसने द टेल ऑफ ए वर्चुअस वाइफ पर यान परिवार की लड़की के विचार सुने, तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक झलक गई। गलती मैडम में नहीं, बदमाश बाप में है। बदमाश। खूबसूरत महिला ने इस शब्द पर विचार किया, उसके होंठ धीरे से मुड़े, बिल्कुल उपयुक्त, क्या यह सिर्फ एक बदमाश नहीं है? फिर उदासी की एक रेखा उसकी आंखों में तैर गई। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। लिटिल प्रिंस की अच्छी तरह से रक्षा करना सुनिश्चित करें। जहां तक मामलों की बात है, उनके बारे में चिंता न करें। यह नौकर छुट्टी ले लेगा। जैसे ही काली आवाज वाला आदमी गिरा, वह तेजी से मौके से गायब हो गया। सुंदरी ने चुनी हुई बेर की डालियां फूलदान में रखी और नौकरानी को आने का इशारा किया, जाओ, इसे निचले महल में भेज दो। हाँ, नौकरानी ध्यान से फूलदान ले गई। एक बार जब वो व्यक्ति चला गया, तो खूबसूरत महिला खड़ी हो गई। उसकी नजर लाल बेरों से भरे पहाड़ पर टिक गई। उसकी अभिव्यक्ति कुछ उदास हो गई। एक अच्छे दृश्य का क्या फायदा जब उसकी सराहना करने के लिए केवल वही मौजूद थी। अकादमी। झुओ चेंगे ने उत्सुकता से तीसरे दिन तक इंतजार किया, जब उसने आखिरकार सुना कि जियो येयांग अकादमी में लौट आया है। कक्षा के ठीक बाद वह तुरंत यान वेंशियू को मिलने ले गया। क्या आपको लगता है कि छोटा राजकुमार मुझे माफ कर देगा? रास्ते में झुओ चेंगे कुछ चिंतित और घबराए हुए थे। यान वेंशियू, आपकी हरकतें अनजाने में थीं, और लिटिल प्रिंस द्वेष रखने वालों में से नहीं है। चिंता मत करो, यह ठीक होना चाहिए। झुओ चेंगे को अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन इस बार लिटिल प्रिंस लगातार 3 दिनों तक क्लास से चूक गया, जिससे पता चलता है कि वो वास्तव में गुस्से में होगा। यान वेंशियू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने पूछा, यह सिर्फ एक नाटक था? इसने लिटिल प्रिंस की ओर से इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों पैदा की? झुओ चेंगे ने यान वेंशियू पर नजर डाली, अब और मत पूछो। किसी भी मामले में याद रखें, लिटिल प्रिंस के सामने द टेल ऑफ डिवोर्सिंग द हस्बैंड के बारे में कभी भी कुछ भी उल्लेख न करें। ओह, और मुझे वेंकाई और वेंताओ को भी याद दिलाना चाहिए। यह देखते हुए कि वह और अधिक नहीं कहना चाहता, यान वेंशियू ने पूछताछ जारी नहीं रखी। हाँ, मैं उन्हें याद दिलाऊंगा। जल्द ही वे दोनों जियो येयान के आवास पर पहुंचे। घोषणा होने के बाद दोनों आंगन में दाखिल हुए। आंगन में डोंग युवानक सुआन, यान वेंकाई और यान वेंटाओ थे। छोटे राजकुमार, झुओ परिवार एक खराब मेजबान रहा है, कृपया हम कनिष्ठों की हरकतों को हमारे खिलाफ न समझें। जियो येयांग को देखकर झुओ चेंगे तुरंत झुकने और माफी मांगने के लिए आगे बढ़े। उनका स्वर ईमानदारी से भरा हुआ था। इस समय जियो येयांग का मूड पहले ही शांत हो चुका था। उसने झुओ चेंगे को उदासीनता से देखा, उसे खड़े होने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया, और कुछ नहीं कहा। झुओ चेंगे अभी भी असहज था और कुछ और कहने ही वाला था कि डोंग युवानक्सुआन ने उसे रोक दिया। चूंकि छोटा राजकुमार इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता, इसलिए इसे जाने दो। झुओ चेंगे ने धीमी आवाज में कहा, फिर क्या छोटे राजकुमार ने मुझे माफ कर दिया है?
डोंग युवानेक्सुआन, यदि छोटा राजकुमार अभी भी द्वेष रखता है, तो क्या आपको लगता है कि आप इस प्रांगण में प्रवेश कर पाएंगे? यह सुनकर झुओ चेंगे अंततः शांत हो गए। फिर वो डोंग युवानेक्सुआन की ओर मुड़ा और प्रणाम किया। मैं उस दिन लापरवाह था। डोंग ब्रदर ने मुझे दयालुतापूर्वक चेतावनी दी, लेकिन मैं समझने में असफल रहा। डोंग युवानेक्सुआन मुस्कुराया। ठीक है, मामला अतीत की बात है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इस बीच जियो येयांग, यान वेनकाई और यान वेंटाओ के चोटिल चेहरों को देखकर कुछ हैरान हो गया। तुम दोनों को क्या हुआ? यान वेनकाई ने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, इसका जिक्र मत करो। पिछले कुछ दिनों में सू हुनगक्सिन के लोगों ने मिलकर हमें पीटा और प्रशिक्षक बस खड़ा रहा, उसने हस्तक्षेप भी नहीं किया। जियो येयांग हंसे, यह याद करते हुए कि कैसे कुछ समय पहले इन दोनों ने लड़ाई के दौरान अक्सर दूसरों को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए अपनी मजबूत ऊर्जा का फायदा उठाया था। अब ऐसा लग रहा था कि उनका अंत आ गया है। हालांकि जियो येयांग ने तुरंत अपनी मुस्कान दबाते हुए सोचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। औषधीय स्नान के बाद आपके शरीर को जल्दी ठीक होना चाहिए। आपको कैसे पीटा जा सकता है? यह सुनकर यान वेनकाई की अभिव्यक्ति भी कड़वी हो गई। और क्यों? हमारी सबसे बड़ी बहन ने हमें हर्बल पैक नहीं दिए। जियो येयांग आश्चर्यचकित था। क्यों नहीं? तेज तर्रार बात करने वाले यान वेनकाई ने बिना सोचे समझे कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप दादाजी झो के जन्मदिन समारोह के दौरान अचानक चले गए थे? सभी ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बहन ने आपको नाराज कर दिया था, और जब हम वापस आए तो हमारे परिवार ने उसे दोषी ठहराया। उस समय हम उससे हर्बल पैक कैसे मांग सकते थे? दूसरी ओर डोंग युवानेक्सुआन और यान वेनक्सियू यह सुनने के बाद यान वेनकाई को बात करना बंद करने के लिए तत्काल आंखों से इशारा कर रहे थे, जबकि झोउ चेंगे शर्मिंदगी से नीचे देख रहे थे। जियो येयांग तुरंत उठ खड़ा हुआ, चिंतित दिख रहा था। मेरा जाना मेरा अपना मामला था, इसका दाओहुआ से क्या लेना देना है? आप उसे क्यों दोष देंगे? खत्म करने के बाद उसने दोबारा पूछने से पहले तेजी से आगे पीछे चलना शुरू कर दिया, क्या तुमने उसे डांटा था? यान वेनशियू ने बार बार यान वेनकई को बात करना बंद करने का संकेत दिया, लेकिन दुख की बात है कि यान वेनकई को संदेश नहीं मिला और इसके बजाय गुस्से में बोला, यह सिर्फ डांटने से कहीं अधिक था, यह लगभग मारपीट तक पहुंच गया था। इस पर यान वेनशियू वास्तव में अपना सिर दीवार से टकराना चाहता था। क्या यह आदमी नहीं जानता था कि पारिवारिक घोटालों को प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए? दूसरी ओर झू चेंगे को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यान फादर इस तरह का व्यवहार करेगा। अपने ही घर में अगर जिंगवान ने कोई गलती की तो उसे अधिक से अधिक मौखिक रूप से फटकार लगाई गई, शायद पैट्रिक हॉल में घुटने टेकने के लिए भी मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने लगभग कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया। हालांकि डोंग युवानेक्सुआन ने समझदारी दिखाई। यान परिवार, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से था, आखिरकार लिटिल प्रिंस के संपर्क में आया और स्वाभाविक रूप से रिश्ते को बनाए रखना चाहता था। छोटे राजकुमार को नाराज करने के बाद वे दिल से चिंतित रहे होंगे। जियो येयांग निराश था। तुम्हारा परिवार ऐसा कैसे कर सकता है? दाहुआ दाहुआ अभी भी बहुत छोटी है, वह आपकी पिटाई को कैसे झेल सकती है? यान वेनशियू तुरंत आगे बढ़े, उन्होंने उसे नहीं मारा, बस कुछ शब्द थे। यान वेनकाई ने खर्राटा लिया। बस कुछ शब्द? हुँ। अगर दादी का हस्तक्षेप न होता तो शायद पिताजी सचमुच हाथ उठा देते। जियो येयांग की भौहें सख्त हो गईं और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो यान भाइयों की ओर मुड़ा। मेरा गुस्सा मेरे अपने कारणों से था और इसका दाओहुआ से कोई लेना देना नहीं था। जल्दी करो और घर पर एक पत्र लिखो जिसमें अपने माता पिता से कहो कि वे अब दाओहुआ को दोष न दें। यान वेनशियू झो भाई ने पहले ही मामले को स्पष्ट कर दिया है। जियो येयांग, उनका स्पष्टीकरण उनका मामला है। मेरी ओर से आपको भी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके जाने से दाओहुआ के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी।
इस समय स्थिति को याद करते हुए उस समय उसके क्रोध ने उसे डरा दिया होगा, है ना? तुम किस लिए खड़े हो, आगे बढ़ो। 3 यानों को अभी भी हिलते नहीं देख जियो येयांग मदद नहीं कर सका, लेकिन उनसे आग्रह किया। एक पल सोचने के बाद उन्होंने सीधे यान वेनकाई की ओर इशारा किया, आप इसे लिखें और मुझे स्थिति स्पष्ट रूप से समझाएं। यान वेनकाई ने अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। ओह! उसकी भ्रमित अभिव्यक्ति को देखकर जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसे लिखते हुए देखूंगा। चैप्टर 155 पारिवारिक पत्र। मास्टर, मैडम, दूसरे मास्टर का एक पत्र। डाइनिंग हॉल में यान परिवार के सदस्य भोजन कर रहे थे, तभी सन परिवार का एक नौकर एक पत्र लेकर तेजी से अंदर आया। यान झिगाओ के चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। हम अभी खा रहे हैं। जो भी हो, खाने के बाद तक इंतजार कर सकते हैं। मैडम ली ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। वेनकाई ने हमें पहले कभी नहीं लिखा। यह अजीब है। जल्दी करो, मुझे पत्र दो। यह किसी प्रकार की परेशानी नहीं है ना? सन फैमिली का नौकर तुरंत झुका और मैडम ली को पत्र सौंपने के लिए आगे बढ़ा और आगे कहा, अगर पत्र किसी और के द्वारा दिया गया होता तो मैं आपके भोजन के दौरान आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन यह पत्र लिटिल प्रिंस के एक अंगरक्षक द्वारा लाया गया था। यह सुनकर यान परिवार में सभी लोग तुरंत रुक गए। यान झिगाओ ने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और मैडम ली की ओर देखा। आमतौर पर मैडम ली ने यान झिगाओ को पत्र सौंप दिया होगा, लेकिन इस बार उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उनकी बेटी अभी भी फार्म हाउस पर रह रही है। यह देखकर कि मैडम ली ने उसे पत्र नहीं दिया, यान झिगाओ ने अपने होठों को थोड़ा हिलाया, लेकिन पिछले दिनों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बोलना बेहतर समझा। यान झियुआन ने यान झिगाओ की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए मैडम ली की ओर मुड़ा। बड़ी भाभी, वेनकाई का पत्र क्या कहता है? मैडम ली ने उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ बोले अपनी निगाहें झुका ली। आमतौर पर समझने वाली मैडम ली को उसे अनदेखा करते देख यान जियुआन को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जानता था कि दाओहुआ को पिटाई करके दंडित करने के उसके सुझाव ने उसकी बड़ी भाभी को गंभीर रूप से नाराज कर दिया था। इसलिए असहायता की भावना के साथ उसने यान झिगाओ की ओर देखा, जो इस स्थिति में उसकी शक्तिहीनता का संकेत दे रहा था। मैडम सन बोलना चाहती थी, लेकिन घर के मुखिया को उसकी बड़ी भाभी द्वारा झिड़की पाते देखकर उन्हें लगा कि यह उनके लिए अधिक कहने का स्थान नहीं है। जहां तक झिकियांग और वू परिवार के सदस्यों की बात है, उन्होंने बोलने के बारे में सोचा भी नहीं था। वे बस मैडम ली को देख रहे थे, उनके द्वारा पत्र की सामग्री प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यान झिगाओ ने अपनी पत्नी का मुंह अधिक से अधिक सिकुड़ते देखा और जान लिया कि पत्र में कोई बुरी खबर नहीं है। वह शांत हो गया और अब उसे कोई जल्दी नहीं थी। जब मैडम ली ने पत्र पढ़ना समाप्त किया और देखा कि हर कोई उन्हें घूर रहा था, तो उन्होंने पत्र को जोर से पढ़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उन्होंने लापरवाही से पत्र यान झिगाओ को सौंप दिया। एक बार जब पत्र यान झिगाओ के हाथ में था, तो उसने इसे जल्दी और अच्छी तरह से पढ़ा। मैडम ली के मुस्कुराते चेहरे की तुलना में यान झिगाओ की अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई, जिसने यान जियुआन और अन्य लोगों की जिज्ञासा को और भी अधिक बढ़ा दिया। यान जियुआन, बड़े भाई, पत्र वास्तव में क्या कहता है? यान झिगाओ ने मैडम ली की ओर देखा और बेचैनी से कहा, वेनकाई का कहना है कि लिटिल प्रिंस चाहता है कि वो हमें समझाए कि उस दिन झो परिवार छोड़ने का दाओहुआ से कोई लेना देना नहीं था। वो यह भी कहता है कि उसने दाओहुआ को डरा दिया था और उससे माफी मांगनी चाहिए। ओह! इस समय यान परिवार में यान जियुआन से अधिक शर्मिंदा कोई नहीं था। उस दिन वो दाओहुआ को सजा देने के लिए सबसे अधिक मुखर थे। मैडम सन को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत बात करके चिकनी चुपड़ी बातें कहीं। यह अच्छा है कि हमने लिटिल प्रिंस को नाराज नहीं किया। इस तरह हमारे परिवार के पास अभी भी भरोसा करने के लिए कुछ है। टकराना। मैडम ली ने अचानक अपनी चॉपस्टिक मेज पर जोर से रख दी और बनावटी मुस्कान के साथ मैडम सन की ओर देखा। भरोसा करने के लिए कुछ। भाभी,
मुझे बताओ, लिटिल प्रिंस को हमारे लिए समर्थन क्यों प्रदान करना चाहिए? मैडम ली की चुनौती से घबराकर आमतौर पर तेज तर्रार मैडम सन के पास शब्द नहीं थे। मैडम ली ने मेज पर बैठे सभी लोगों पर तिरस्कार भरी नजर डाली। क्या हमारा परिवार लिटिल प्रिंस को कोई लाभ पहुंचा सकता है या उसकी कोई मदद कर सकता है? इतनी आसानी से दूसरों पर निर्भरता के बारे में बात करना बंद करो। ऐसा ना हो कि बाहरी लोग सुनकर कहें कि हमें अनुपात की कोई समझ नहीं है। ओल्ड मास्टर झोऊ के जन्मदिन के दौरान हुई घटना हमारी बेटी की प्रतिष्ठा के लिए बहुत हानिकारक थी। हालांकि झोऊ परिवार और लिटिल प्रिंस दोनों समझाने के लिए सामने आए हैं, क्या हम बाकी सभी को मामले को स्पष्ट कर सकते हैं? मैडम ली को दूसरों के चेहरे के भावों की परवाह करने की परवाह नहीं थी। वो बस यह चाहती थी कि घर में हर किसी को पता चले कि लिटिल प्रिंस की आन परिवार से निकटता केवल उसकी बेटी के कारण थी और उन्हें उसकी बेटी को दोष देने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने खाना खा लिया है, आप सब अपना समय लें, उसने घोषणा की। मैडम ली को अंतिम भाव से जाते हुए देखकर यान जियोवान ने अपना मुंह खोला, लेकिन फिर यान जिगाओ की ओर देखते हुए, जिसकी अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी नहीं थी, कहा, बड़े भाई भाभी मुझसे नाराज लगती हैं। यान झिगाओ ने उसकी ओर देखा, अपनी चॉपस्टिक उठाई, उसके सामने बर्तनों को पलटा, फिर चॉपस्टिक को फिर से नीचे रख दिया। इसे दिल पर मत लो, तुम्हारी भाभी सिर्फ अपनी बेटी के बारे में चिंतित है। एक बार माँ और दाओहुआ एस्टेट से वापस आ जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। डेनलिंग गांव। जैसे ही दाओहुआ वांग मनमन के साथ ग्रीन हाउस और गर्म घर से बाहर आई, उसने देखा कि हवेली की गाड़ी संपत्ति के प्रवेश द्वार पर रुकी है और तुरंत उसका चेहरा उतर गया। मिस, हवेली से कोई आया है, मुझे डर है कि हमें वापस जाना होगा। वांग मनमन भी कुछ हद तक निराश थे। बुढ़िया और मिस नियमों के प्रति सख्त नहीं हैं। संपत्ति में जब तक कोई बहुत अधिक जंगली ढंग से नहीं खेलता, तब तक वह हवेली की तुलना में अधिक स्वतंत्र होता है। दाओहुआ ने आह भरते हुए कहा, मैंने सोचा था कि हमें वापस जाने से कम 12वें चंद्र माह तक रुकना होगा। हमें यहाँ आए 10 दिन से भी कम समय हुआ है और अच्छे दिन पहले ही खत्म हो चुके हैं। जब दाओहुआ वांग मनमन को वापस घर ले गई, तो उसे पता चला कि इस बार यह सन फैमिली का बटलर था जो व्यक्तिगत रूप से आया था। दाओहुआ को वापस आते देख बुढ़िया ने तुरंत उसे इशारा किया और उसे हैंड वार्मर देते हुए कहा, जल्दी से अपने हाथ गर्म करो, सर्दी न लग जाए। दाओहुआ ने हंसी के साथ हैंड वार्मर प्राप्त किया। दादी, मैं अभी ग्रीन हाउस और वार्म हाउस में हूँ, यह बहुत ठंडा नहीं है। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए पूछा, ग्रीन हाउस में फूल मुरझा तो नहीं गए? यदि फूल मुरझा गए, तो उनकी पोती की फूलों की दुकान बंद हो जाएगी। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल चिंता मत करो, वे खूबसूरती से खिल रहे हैं। बुढ़िया ने फिर पूछा, गर्म घर में सब्जियों का क्या होगा? जब उन्होंने पहली बार गर्म घर बनाया, तो वह इसे लेकर बहुत आशावादी नहीं थी। झिंझौ शहर सबसे दूर उत्तर में हो सकता है, लेकिन यह अभी भी उत्तर में है। सर्दियों में बहुत ठंड होती है और कई सब्जियां जीवित नहीं रह पाती हैं। अप्रत्याशित रूप से, एक बार जब उनकी पोती ने गर्म घर बनाया, तो वो वास्तव में काफी सारी सब्जियां उगाने में सफल रही। वे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दादी, आपको इस सर्दी में सब्जियों की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दाओहुआ ने बार बार सिर हिलाया। इस बीच सन फैमिली का बटलर चुपचाप किनारे बैठ गया। हालांकि उसके दिल में चिंता थी, फिर भी उसने उन्हें बीच में रोकने या आग्रह करने की हिम्मत नहीं की। बुढ़िया का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो यान परिवार की कुलमाता है, जिसके साथ वयस्कों को भी अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। और जहां तक सबसे बड़ी युवा महिला का सवाल है, उसने उसे अपमानित करने की जरा भी हिम्मत नहीं की, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वयं स्वामी से भी बात करने में संकोच नहीं करता था। कुछ देर तक दाओहुआ से बात करने के बाद बुढ़िया ने आखिरकार मेज से पत्र उठाया और दाओहुआ को सौंप दिया। एक पत्र, यह किसका है? दाओहुआ ने उत्सुकता से पत्र लिया, जल्दी से उसे खोला और इसे पढ़ने के बाद ठंडे स्वर में बोला। बुढ़िया ने अपनी पोती द्वारा फेंके गए पत्र को उठाया, उसे ठीक से मोड़ा
और धीरे से बोलने से पहले उसे वापस लिफाफे में रख दिया। पैकअप करो, हवेली वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। दाओहुआ ने स्पष्ट रूप से अनिच्छुक होकर अपने होंठ हिलाए। यह देखकर बुढ़िया ने बटलर को दूर कर दिया और उसके जाने तक इंतजार किया और कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें लाने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है, तुम्हें और क्या चाहिए? क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो आपसे माफी मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे? इसके साथ ही उसने दाओहुआ के माथे पर थपथपाया। किसी को पता होना चाहिए कि आगे बढ़ते समय कब रुकना है और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ताकि अंत में कोई भी गरिमा के साथ अपनी स्थिति से नीचे न आ सके। इन शब्दों पर दाओहुआ को काफी निराशा महसूस हुई। इस मामले में स्पष्ट रूप से उसके साथ अन्याय हुआ था, फिर भी सिर्फ इसलिए कि वो युवा पीढ़ी है, उसे इसे ऐसे ही जाने देना होगा। वह जानती थी कि आधुनिक समय में भी पिता शायद ही कभी अपने बच्चों से माफी मांगते हैं। प्राचीन काल के इस पितृसत्तात्मक समाज की तो बात ही छोड़ द। चैप्टर 156 उबाऊ एक, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही दाओहुआ निवास पर लौटी, झोउ जिंगवान उसे ढूंढने आई। मेरे साथ क्या गलत हो सकता था? दाओहुआ ने झोउ जिंगवान को एक अनोखा लुक दिया। झोउ जिंगवान ने दाओहुआ के रंग की सावधानीपूर्वक जांच की और उसके गुलाबी गाल और ऊर्जा से भरी चमकती आंखों को देखकर उसे तुरंत राहत महसूस हुई। आपने मुझे मौत तक डरा दिया, मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। जब यान वेनकाई ने यान परिवार को एक पत्र भेजा, तो झोउ चेंगे ने भी झोउ परिवार को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया कि अंकल यान ने दाओहुआ को लगभग मारा था। वो उस समय इतनी चिंतित हो गई कि वो तुरंत दाओहुआ को देखना चाहती थी। दुर्भाग्य से नौकरों ने बताया कि दाओहुआ और मैडम यान एस्टेट में गए थे। उसने कई दिनों तक इंतजार किया और यह जानते हुए कि दाओहुआ आज लौट रहा है, वह आने का इंतजार नहीं कर सकी। यह सोचकर कि कैसे उसके बड़े भाई के कारण दाओहुआ को उसके परिवार के बुजुर्ग ने डांटा था, झोउ जिंगवान को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत नौकरानी से 2 सूरजमुखी लाने के लिए कहा। क्या आपने उस दिन नहीं कहा था कि आप यह चाहते थे? मैं इसे आपके लिए लाया हूँ। यह कहने के बाद उसने खुश करने की कोशिश करते हुए सूरजमुखी को दाओहुआ की दिशा में धकेल दिया। उसे इस तरह देखकर दाओहुआ को थोड़ा मजा आया। धन्यवाद। वांग मैनमेन से सूरजमुखी ले जाने के बाद दाओहुआ ने झोउ जिंगवान को अभी भी उसकी ओर उत्सुकता से मुस्कुराते हुए देखकर कुछ असहाय होकर कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे दंडित किए जाने का वास्तव में भाई झोउ से कोई लेना देना नहीं है। उसकी फटकार मुख्यतः इसलिए थी क्योंकि यान परिवार जियो येयान के बारे में बहुत चिंतित था। ओपेरा चुनने में झोउ चेंगे की गलती के बिना भी जब तक वो और जियो येयांग ने हंगामा किया, उसे जिस स्थिति का सामना करना पड़ा वह पिछली बार की तरह ही होगी। झोउ जिंगवान ने अपना सिर हिलाया, इसका उससे कोई लेना देना कैसे हो सकता है? अगर यह मेरे भाई के लिए नहीं होता, तो राजकुमार का जन्मदिन भोज बहुत सफल होता और आपको अंकल यान द्वारा डांटा नहीं जाता। दाओहुआ ने झोउ जिंगवान की ओर देखा और पूछा, आखिरी नाटक के साथ वास्तव में क्या हुआ? जियो येयांग को इतना गुस्सा क्यों आया? झोउ जिंगवान ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। वैसे भी मेरे दादाजी ने कहा था कि यह लिटिल प्रिंस के लिए वर्जित था और हमारे परिवार को इसका दोबारा उल्लेख करने से मना किया था। वर्जित? दाओहुआ की आंखें घूम गईं, उसके चेहरे पर गहरी सोच झलक रही थी। झोउ जिंगवान ने दाओहुआ की आंखों के सामने अपना हाथ लहराया। ठीक है, इस मामले के बारे में सोचना बंद करो, चलो कुछ मजेदार बात करते हैं। लाबा आ रहा है, क्या आपके परिवार ने लाबा दलिया बनाना शुरू कर दिया है? यह सुनकर दाओहुआ को कुछ उदासीनता महसूस हुई। मुझे नहीं पता। वैसे भी वो दोबारा अपनी जगह से सामग्री नहीं निकालेगी। अधिक से अधिक वो लाबा दिवस पर लाबा दलिया का एक छोटा बर्तन बनाती थी, जो उसकी दादी माँ और उसके लिए पर्याप्त होता था। जहाँ तक सभी का सवाल है, उन्हें रहने दो। झोउ जिंगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हर साल हमारा परिवार बहुत स्वादिष्ट लाबा दलिया बनाता है। जब समय आएगा, मैं किसी को आपके लिए कुछ भेजने को कहूंगा। दाओहुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी उत्तेजित हुई, क्या तुम्हारी माँ सहमत होंगी?
उस दिन ओल्ड मास्टर झो के जन्मदिन पर मैडम झो उनसे बहुत खुश नहीं दिख रही थी। झो जिंगवान, वो सहमत क्यों नहीं होगी? दाओहुआ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इसके बाद दोनों ने शाम तक अन्य चीजों के बारे में बातचीत की। जब झो जिंगवान ने सब्जियों की 2 टोकरियां ली जो दाओहुआ ने उसे दी थी और घर चली गईं। झो परिवार। जब मैडम झो ने अपनी बेटी को लौटते देखा, तो उसने पूछा, क्या वह लड़की दाओहुआ ठीक है? वह ठीक है। झो जिंगवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मैडम झो को मिली सब्जियां दिखाईं। मैडम झो ने अपनी बेटी के आचरण की सावधानीपूर्वक जांच की। उसकी आरामदायक भौहें और मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर उन्हें पता चला कि दाओहुआ के साथ यह यात्रा बहुत अच्छी रही थी। यह दर्शाता है कि दाओहुआ ने पिछली घटना को दिल से नहीं लिया था। इसलिए उसे राहत महसूस हुई और उसने मुस्कुराते हुए वापस लाई गई सब्जियों को देखा। ओह, सर्दियों में ऐसी हरी सब्जियां मिलना मुश्किल है। तुम्हारे दादा और पिता को आज रात एक कटोरा अतिरिक्त चावल खाना चाहिए। मैं स्वयं एक अतिरिक्त कटोरा लूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम हमेशा वहां हो, लोलुप। पलक झपकते ही लाबा आ गया था। इस दिन यान झिगाओ काम से बाहर था और पूरा परिवार बुढ़िया के कमरे में बैठा था, उसके साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था। जब लगभग दोपहर हो गई, तो नौकरानियां ताजी बनी लाबा कोंगी ले आई। इस साल की लाबा कौंजी का स्वाद पिछले साल जितना अच्छा क्यों नहीं है? यान झिगाओ ने लाबा कौंजी का एक घूंट लिया और महसूस किया कि स्वाद खत्म हो गया है। उसने तुरंत मैडम ली की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था। पिछले साल का लाबा कांजी चिपचिपा न होकर सुगंधित और चिपचिपा था। उसका स्वाद उसे अब भी याद है। मैडम ली ने अपना सिर झुका लिया, अपनी शराब पीते हुए, जैसे कि उन्होंने यान झिगाओ का सवाल नहीं सुना हो। यह देखकर सन फैमिली कुलमाता तुरंत हंसे और बोले, यह और क्या हो सकता है? पिछले साल का लाबा कौंजी व्यक्तिगत रूप से दाओहुआ द्वारा बनाया गया था। स्वाभाविक रूप से इसका स्वाद दूसरों से बेजोड़ है। यान झिगाओ ने अपनी सबसे बड़ी बेटी पर नजर डाली, जो बुढ़िया के पास बैठी थी और कुछ फुसफुसा रही थी जिससे बुढ़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके होंठ हिल रहे थे। वह पूछना चाह रहा था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी इस साल क्यों नहीं आ पाई, लेकिन सवाल उसके होठों पर बना रहा, फिर वापस निगल लिया गया। यह देखते हुए कि यान झिगाओ ने कुछ नहीं कहा था, सन फैमिली की कुलमाता ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया और अपने दिल में हैरान होकर उसे कुछ हद तक नीरस ला बा कौंगी पी ली। सामग्रियां लगभग समान थीं, तो जब दाओहुआ ने इसे बनाया तो इसका स्वाद बेहतर क्यों था? उसने बोलने से परहेज किया, लेकिन यान जियुवान बोलने से खुद को नहीं रोक सका। उसने लाबा कौंजी का अपना कटोरा नीचे रखा, जिसे उसने बमुश्किल चखा था, और दाओहुआ की ओर देखा। दाओहुआ, तुमने इस साल लाबा कौंजी क्यों नहीं बनाया? मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे दूसरे चाचा को यह बहुत पसंद है। चूंकि आपने इसे नहीं बनाया, इसलिए मुझे इसे पीने का भी मन नहीं है। दाओहुआ, जो बूढ़ी मैडम को चुटकुले सुना रहा था, ने उदासीनता से अपने दूसरे चाचा की ओर देखा, जिनकी त्वचा शहर की दीवारों से भी मोटी थी। क्या यह वही आदमी नहीं था जो कुछ समय पहले उसे पीटने के लिए चिल्ला रहा था? उसे यह सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई? दूसरे अंकल, मैं रसोई में काम करने वाली नौकरानी नहीं हूँ। आमतौर पर मैं दिलचस्पी से खाना बनाती हूँ। आप क्या खाना या पीना चाहते हैं, इसके लिए आप मुझ पर कैसे निर्भर हो सकते हैं? अगर लाबा कौंजी आपके स्वाद के अनुरूप नहीं है, तो आप दूसरी चाची से इसे दोबारा बनाने के लिए कह सकते हैं। यदि उसका खाना पकाना तुम्हें भी पसंद नहीं आता, तो भी 2 छोटी बहनें हैं। चाहे यह भावनात्मक दृष्टिकोण से हो या निकटता के विचार से, आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए। यह ऐसा है मानो यह मेरी गलती है कि आपने कौंजी का आनंद नहीं लिया। यान जियुवान, वो हमेशा से जानता था कि उसकी सबसे बड़ी भतीजी स्पष्टवादी है। वो यह भी जानता था कि पिछली घटना के कारण इस लड़की के मन में उसके प्रति कुछ नाराजगी है। लेकिन आखिरकार वह एक बुजुर्ग था। किसी के द्वारा ताड़ना पाने में क्या गलत था? उसका एक जवाब ही किसी को मौत के घाट उतार सकता है। मैडम ली ने दाओहुआ की ओर देखा, उसकी आंखों में एक चेतावनी थी कि वह और कुछ न कहे।
आखिरकार वो एक बुजुर्ग था। यदि कोई गंभीर उपद्रव हुआ तो हर कोई केवल बेटी को उसके दुर्व्यवहार के लिए दोषी ठहराएगा। दाओहुआ ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, दिखावे के तौर पर उसके सामने चाय का कप उठाया, और जहां तक ला बाकोंगी की बात है, क्षमा करें, वो बस उसे कुतर रही थी और उसने उसे छुआ तक नहीं था। तभी सन फैमिली का बटलर दौड़कर आया। बूढ़ी मैडम, मास्टर, मैडम, तीन युवा मास्टर लिटिल प्रिंस और डोंग फैमिली के युवा मास्टर के साथ लौट आए हैं। यह सुनकर यान झिगाओ तुरंत खड़ा हो गया। जल्दी करो और उन्हें अंदर आमंत्रित करो। सन फैमिली बटलर मास्टर पहले ही लिटिल प्रिंस और अन्य लोगों का इस तरह नेतृत्व कर चुके हैं। मैं मास्टर और मैडम को समय से पहले सूचित करने के लिए यहाँ हूँ। अच्छा, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उनका स्वागत करने के लिए मेरे पीछे आओ, यान झिगाओ ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। कमरे में मैडम ली ने भी जल्दी से अपना संयम संभाला और जल्दी से नौकरानियों को साफ सफाई करने का आदेश दिया। इस बीच दाओहुआ होठों को भींचे हुए शांत बैठे रही, यह देखकर कि हर कोई या तो सफाई में व्यस्त था या मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर जा रहा था। उसे लगा कि यह व्यर्थ है और वह कमरे से बाहर निकलकर खाली हो गई। चैप्टर 157। अपने आप को बहुत गंभीरता से न ले। दाओहुआ मंडप। दाओहुआ खिड़की के सामने बैठी कैंची से होंग मेई के एक बर्तन को सावधानीपूर्वक काट रही थी। उसके पीछे वांग मैनमैन देखती रही, बोलना चाहती थी फिर भी खुद को रोक रही थी। वह सहती रही लेकिन अंत में खुद को रोक नहीं सकी। मिस, छोटे राजकुमार को अब तक बुढ़िया के आंगन में आ जाना चाहिए था। क्या आप जाकर उसे देखना नहीं चाहती? दाओहुआ के हाथ हिलना बंद नहीं कर रहे थे। वहां देखने के लिए क्या है? वहां इतने सारे लोगों के साथ, क्या उसे उपेक्षित करने का डर है? वांग मैनमैन आश्चर्यचकित रह गए और झिझकते हुए उन्होंने अनिश्चित रूप से पूछा, मिस, क्या आप लिटिल प्रिंस से नाराज हैं? दाओहुआ ने उसकी ओर देखा। क्या आपको लगता है कि मुझे उससे नाराज नहीं होना चाहिए? जब वह इतने सारे लोगों के सामने गुस्से से आग बबूला होकर चला गया, तो कोई भी यही सोचेगा कि उसने उसे नाराज कर दिया है। वह उसे दूसरों के उपहास और मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला छोड़कर चला गया। अगर जियो येयांग ने कभी उसे दोस्त माना होता, तो उसने ऐसा नहीं किया होता। आखिरकार उसके दिल में वो हर किसी के जैसी ही थी और उसकी भावनाओं की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। वांग मैनमैन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दें। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी पत्नी गलत नहीं थी, फिर भी साथ ही उसने महसूस किया कि छोटे राजकुमार की महान स्थिति को देखते हुए हर किसी के लिए उसकी थोड़ी चापलूसी करना कोई समस्या नहीं थी। भूल जाओ, मामला बहुत पेचीदा है, इसके बारे में अब और सोचना नहीं चाहता। बुढ़िया के आंगन में जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन ने सबसे पहले मैडम यान को सम्मान दिया, फिर उन्होंने बारी बारी से अपनी सीटें ली। जैसे ही जियो येयांग ने कमरे में प्रवेश किया, उसने चारों ओर देखा और अंदर मौजूद सभी लोगों का पता लगा लिया। यह पता चलने पर कि दाओहुआ वहां नहीं था, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत कुछ हद तक स्पष्ट हो गई। ये बात बाकी लोगों ने भी नोटिस की। डोंग युवानक्सुआन ने यान वेनशियू को देखा और उसे जल्दी से उनकी सबसे बड़ी बहन को बुलाने का संकेत दिया। छोटा राजकुमार आज क्यों आया? क्या यह विशेष रूप से उनकी सबसे बड़ी बहन को देखने के लिए नहीं था? मुख्य व्यक्ति के अनुपस्थित होने से क्या यह एक व्यर्थ यात्रा नहीं होगी? दिल में आह भरते हुए और अपनी सबसे बड़ी बहन को अच्छी तरह से जानने के बाद यान वेनशियू को यकीन था कि वह जानबूझकर सामने आने से बच रही थी। लेकिन दरवाजे की ओर छोटे राजकुमार की असहाय निगाहों को देखकर उसने खुद को संभाला और बाहर निकल गया। एक बार बाहर निकलते ही यान वेनशियू ने आकाश की ओर देखा। देख की वेदना के साथ उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद वह अपनी बड़ी बहन को नहीं बुला पाएगा। उसके भाई के रूप में उसके पास वास्तव में अधिक अधिकार नहीं थे। जियो येयांग कुछ हद तक चुप था, केवल तभी प्रतिक्रिया देता था जब बूढ़ी औरत बोलती थी, अन्यथा वह सोच में खोया हुआ था। यह देखकर बाकी लोगों की ज्यादा मजाक करने की हिम्मत नहीं हुई।
माहौल कुछ अजीब होता देख डोंग युवानक्सुआन ने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। मैडम, आज लाबा फेस्टिवल है, हमें आपके परिवार का कुछ लाबा दलिया जरूर खाना चाहिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराए और सिर हिलाया और मैडम ली को लाबा दलिया परोसने का इशारा किया। इस समय यानवेन काई बातचीत में शामिल हो गए। छोटे राजकुमार, मैं आपको बता दूं, हमारे परिवार का लाबा दलिया हमारी सबसे बड़ी बहन द्वारा व्यक्तिगत रूप से पकाया जाता है। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं गारंटी देता हूं कि आप अगले साल और अधिक के लिए वापस आना चाहेंगे। यह सुनकर जब वह लाबा दलिया परोस रही थी, मैडम ली की अभिव्यक्ति रुक अनिश्चित हो गई कि उसे जारी रखना चाहिए या नहीं। यह सुनकर कि दाओहुआ ने इसे बनाया है, जियो येयांग की दिलचस्पी बढ़ गई। तो फिर मुझे इसका अच्छा स्वाद लेना चाहिए। उन्होंने दाओहुआ के खाना पकाने के कौशल को मंजूरी दे दी। हालांकि तरीका थोड़ा कठिन था, लेकिन स्वाद वास्तव में अच्छा था। यह देखकर कि मैडम ली झिझक रही थी और हिल नहीं रही थी, यान वेनकाई थोड़ा हैरान हो गए और केवल खुद ही खड़े हो सके। उसने अपने पीछे वाली नौकरानी से लाबा दलिया लिया और कुशलता से जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन को परोसा, और फिर वह उत्सुकता से खुद शुरू हो गया। एक घूंट के बाद यान वेनकाई ने भौहें सिकोड़ ली, फिर दूसरा घूंट पीने की कोशिश की और तुरंत मैडम ली की ओर देखा। माँ, क्या लाबा दलिया बड़ी बहन द्वारा नहीं बनाया गया था? जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन को भी इसका स्वाद मिला। स्वाद वास्तव में औसत दर्जे का था, लेकिन यान परिवार की इज्जत बचाने के लिए दोनों के पास खुद को कुछ और चम्मच खाने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए समझाया, आपकी बड़ी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी। इस साल का लाबा दलिया रसोया ने बनाया था। दाओहुआ बीमार है। बड़ी बहन को क्या दिक्कत है? जियो येयांग और यान वेनकाई ने एक साथ पूछा। मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, ऐसा नहीं है कि वह बीमार है, बस हाल ही में काफी ठंड हो रही है और वह लड़की आलसी हो रही है, हिलने डुलने में अनिच्छुक हो रही है। जियो येयांग ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि यान वेनकाई ने कहा, क्या बड़ी बहन हर दिन मैनमेन के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करती है? उसे ठंड से डरना नहीं चाहिए, है ना? मार्शल आर्ट का अभ्यास करें। जियो येयांग ने भौहें उठाई, क्या दाओहुआ को वास्तव में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की जरूरत है? यान वेनकाई ने अपना हाथ लहराया, यह सिर्फ कुछ व्यायाम करने के बारे में गड़बड़ है। हम जिस मार्शल आर्ट के बारे में बात करते हैं, उससे ज्यादा गंभीर कुछ भी नहीं है। जियो येयांग निराश दिखे, मार्शल आर्ट का अभ्यास करना कोई मजाक नहीं है। अगर इसे सही तरीके से नहीं किया गया, तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर होगा कि आप उसके साथ इस बारे में ठीक से बात करें। यान वेनकाई ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मेरी बड़ी बहन किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में आत्म देखभाल के प्रति अधिक जागरूक है। बस मेरी दादी की जीवटता को देखो और तुम समझ जाओगे। यह सुनकर जियो येयांग मुस्कुराया, अपने भागने के दौरान के समय को याद किया जब दाओहुआ ने जोर देकर कहा था कि वे कभी भी बिना उबाले पानी नहीं पीते, चाहे वे कितने भी प्यासे क्यों ना हो, उन्हें पीने से पहले पानी उबलने तक इंतजार करना पड़ा। उस पल में यान वेनशियू कुछ शर्मीले अंदाज में लौटी। यह देखकर कि दाओहुआ उसके पीछे नहीं आ रहा था, जियो येयांग की अभिव्यक्ति खराब हो गई। क्या दाओहुआ वास्तव में उसे देखना नहीं चाहता था? पहली बार अस्वीकृति की कड़वाहट का स्वाद चख रहे नन्हे राजकुमार को काफी असहजता महसूस हुई। वह बाहर भागना चाहता था और स्पष्टता के लिए दाओहुआ का सामना करना चाहता था, लेकिन शिष्टाचार और चेहरे की चिंताओं ने उसे रोक दिया, जिससे उसे चुपचाप बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। यान झिगाओ ने झट से मैडम ली पर एक सार्थक नजर डाली। प्रमुख मामलों में मैडम ली अभी भी स्थिति के महत्व को समझती थी, फिर भी उसने दाओहुआ को नहीं बुलाया जैसा कि यान झिगाओ को उम्मीद थी। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह लड़की दाओहुआ दिन पर दिन आलसी होती जा रही है। इस कड़ाके की सर्दी में वह सिर्फ अपने कमरे में दुबकी रहना पसंद करती है और बाहर नहीं निकलना चाहती। छोटे राजकुमार, कृपया नाराज न हो। झोऊ परिवार के भोज में शर्मिंदगी के बाद वह राजकुमार को खुश नहीं करना चाहती थी,
भले ही उसके सामने वाला व्यक्ति प्रतिष्ठित लिटिल प्रिंस था। यह सुनकर जियो येयांग को समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए वह केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सका। यह देखकर यान वेनशियू ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, छोटे राजकुमार, हमारे आंगन में कई सुंदर गमले वाले पौधे हैं। अगर हम जाकर देखें तो कैसा रहेगा? यह सही है, मेरी बड़ी बहन द्वारा उठाए गए फूल बहुत सुंदर हैं। यान वेनकाई ने सही समय पर आवाज उठाई। तभी जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया। इसके बाद उनमें से एक समूह आंगन में गया। यान परिवार के वयस्कों ने अनुसरण नहीं किया, लेकिन यान वेंजी और यान येशुंग जैसे छोटे लोगों ने साथ दिया। दाओहुआ मंडप के अंदर वांग मनमन ने हड़बड़ाहट में कमरे में प्रवेश किया और देखा कि दाओहुआ इत्मीनान से एक कहानी की किताब पलट रहा था। उसने तुरंत मुंह बनाकर कहा, मिस, छोटा राजकुमार अभी मंडप में है, दूसरे और तीसरे मिसे के साथ कविता लिख है। क्या आप सचमुच देखने नहीं जा रहे हैं? दाओहुआ अपनी पढ़ाई में रुका और आश्चर्यचकित हुआ, यही और अन्य लोग जियो येयांग के साथ कविता लिख हैं। वांग मैनमेन ने सिर हिलाया, वास्तव में यह सबसे बड़े गुरु का सुझाव था। मैंने दूर से देखा और मंडप हंसी और खुशी से भरा था। बिग मिस, आपको वास्तव में जाकर देखना चाहिए। लिटिल प्रिंस के प्रति द्वेष मत रखें, अन्यथा तीसरी मिस और अन्य लोग उसके स्नेह में आपकी जगह ले सकते हैं। दाओहुआ ने उपेक्षापूर्वक हंसते हुए कहा, मेरे पास क्या स्थान है? मेरे पास संभवतः कौन सा स्थान हो सकता है? इसके अलावा यदि वे मेरी जगह लेना चाहते हैं तो उन्हें दें। वैसे भी किसे परवाह है? उसने कहानी की किताब फिर से उठाते हुए कहा। कुछ नजरों के बाद दाओहुआ ने कुछ उत्तेजित महसूस करते हुए कहानी की किताब एक तरफ फेंक दी। जैसे ही वांग मैनमेन ने सोचा कि दाओहुआ जाने वाला है, उसकी मालकिन अप्रत्याशित रूप से खिड़की के पास खड़ी हो गई, सोच में खो गई। थोड़ी देर बाद दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में पिछड़ रही थी, एक सामान्य मानवीय मूर्खता का शिकार हो रही थी, खुद को बहुत गंभीरता से लेने लगी थी। उसे कम ही पता था कि जियो येयांग की नज़र में वह एक खर्चीली साथी से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसे किसी भी समय आसानी से बदला जा सकता था। यदि वह उसकी इच्छाओं का अनुपालन करती है तो वह उसकी ओर मुस्कुराता है, लेकिन एक बार जब वह उसे नाराज कर देती है तो वह तुरंत किसी और को ढूंढने के लिए मुड़ जाता है। इतने ऊंचे व्यक्ति को आदर की दृष्टि से देखने की आदि वह उसके साथ समान मित्रता की आशा कैसे कर सकती है? चैप्टर 158, सफल होने पर अहंकारी मंडप में यान येशुंग ने यान वेनशियू की कविता को संभाला। निरंतरता अच्छी थी और इसने सभी की वाहवाही लूटी। यान येशुंग का उत्साह बढ़ गया और उसने तुरंत मुस्कुराहट के साथ जियो येयांग की ओर देखा, जो सम्मान की सीट पर बैठा था। छोटे राजकुमार, अब तुम्हारी बारी है। उन्हें कभी नहीं लगा कि वो किसी भी तरह से अपनी बड़ी बहन से कमतर हैं, खासकर जब बात कविता लिखने की हो। इस मामले में वह अपनी बड़ी बहन से कई गुना आगे थीं। आज वह अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के अवसर का लाभ उठाने और न केवल अपने पिता और घर के अन्य लोगों को, बल्कि छोटे राजकुमार को भी यह दिखाने के लिए दृढ़ थी कि यान परिवार के पास गर्व करने के लिए उसकी बड़ी बहन के अलावा और भी बहुत कुछ है। जियो येयांग कुछ हद तक उदासीन था और उसने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी नजर बार बार मंडप के बाहर जा रही थी और उसके दिल में गुस्सा और असहायता दोनों महसूस हो रही थी। वह दाओहुआ वास्तव में उसे यहाँ लटका हुआ छोड़ गया था। कितना क्रुद्ध करने वाला। मंडप में यान वेनकाई, जिन्हें कार्यवाही सुस्त लग रही थी, जाने के बारे में सोच रहे थे। अगर माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए उनके सबसे बड़े भाई ने मेहनती प्रयास नहीं किए होते तो शायद वह पहले ही बाहर चले गए होते। भाई डोंग की कविता वास्तव में अच्छी तरह से बनाई गई है, स्नेहपूर्ण और स्वाभाविक दोनों। छोटे राजकुमार, आप क्या सोचते हैं? अपनी छोटी बहन को लिटिल प्रिंस को पुकारते हुए सुनकर यान वेनकाई फिर से घबरा गया। क्या उसकी तीसरी बहन की आंखें नहीं थीं? क्या वह नहीं देख सकी कि छोटा राजकुमार पहले से ही बहुत अधीर था? फिर भी वह अभी भी उसे बातचीत में शामिल करने की पूरी कोशिश कर रही थी।
यान येशुंग ने जियो येयांग की ओर उम्मीद से देखते हुए ताली बजाना और जयकार करना जारी रखा, मानो उसकी आलोचना का इंतजार कर रहा हो। दुर्भाग्य से जियो येयांग ने उस पर नजर भी नहीं डाली। यह देखकर यान येशुन के चेहरे पर मुस्कान मुश्किल से बरकरार रह सकी। उसके बगल में डोंग युवानक्सुआन ने इस्तीफे की सांस ली और चीजों को सुचारू करने के लिए बोलने के लिए बाध्य महसूस किया, ताकि स्थिति को बहुत अजीब न होने दिया जाए। इस बीच उन्हें आश्चर्य हुआ, यह देखते हुए कि वे दोनों यान परिवार की मिसेस थीं, उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था। जब सबसे बड़ी मिस यान उपस्थित थी, तो माहौल आनंदमय, तनावमुक्त और आरामदायक था। हालांकि उसका ध्यान ज्यादातर छोटे राजकुमार पर था, फिर भी उसने कभी किसी और को नजरअंदाज नहीं किया। सब कुछ धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ा, लेकिन तीसरी मिस यान के साथ खुश करने की अति उत्सुक कोशिश के अलावा और कुछ नहीं था, जिसके बाद अजीबता का ढेर लग गया। इसने वास्तव में किसी को आश्चर्यचकित कर दिया कि यान वेंशियू ने उसे आगे क्यों रखा था। छोटे राजकुमार, आप हरे शीतकालीन गुलदाउदी के इस बर्तन के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे ही जियो येयांग का धैर्य जवाब दे रहा था, यान यल ने खुशी खुशी शीतकालीन गुलदाउदी का एक बर्तन उसके सामने रख दिया। जियो येयांग ने बिना ज्यादा दिलचस्पी के उस पर नजर डाली। हालांकि उस पल में यान येल ने फिर से कहा, यह मेरी सबसे बड़ी बहन द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की गई थी। इस तरह के केवल कुछ बर्तन हैं, यहाँ तक फूलों की दुकानें भी इन्हें नहीं बेचती हैं। यह सुनकर जियो येयांग ने कुछ उत्साह दिखाया। शीतकालीन गुलदाउदी को जीवित रखना मुश्किल है, और हरे वाले तो और भी दुर्लभ हैं। दाओहुआ के पास फूल उगाने में अच्छा कौशल है। छोटे राजकुमार को उसके साथ बातचीत करने को इच्छुक देखकर यान येल की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि उसकी सबसे बड़ी बहन ने पौधे कैसे उगाए और ग्राफ्टिंग की। यान येहुआन को बातचीत में खींच लिया। यान येहुआन शांति से उसके पास बैठा था, कभी कभी एक या दो वाक्य जोड़ता था, जबकि यान येल एनिमेटेड रूप से बोलता था। दूसरों ने मूल रूप से सोचा था कि जियो येयांग ऐसे विषयों पर अधीर होगा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, उसने वास्तविक रुचि के साथ सुना, यहाँ तक दोनों बहनों के साथ उनकी बागवानी संबंधी अंतर्दृष्टि के बारे में कुछ शब्दों का आदान प्रदान भी किया। बगल में यान येशुंग ने निराशा में अपनी भौहें सिकोड़ ली और यान वेंशियू को दयनीय दृष्टि से देखा। यान वेंशियू ने उसे एक नजर से आश्वस्त किया, संकेत दिया कि सब कुछ ठीक है। जियो येयांग ने धैर्यपूर्वक दिन भर यान परिवार के घर पर इंतजार किया, लेकिन दोपहर तक, जब दाओहुआ अभी भी उससे मिलने के लिए बाहर नहीं आया, तो लिटिल प्रिंस का गुस्सा भड़क गया और वह सख्त चेहरे के साथ चला गया। दाओहुआ मंडप। दाओहुआ फूलों की दुकान के हिसाब किताब का हिसाब लगा रहा था। पिछले कुछ महीनों में कारोबार अच्छा रहा और उन्होंने काफी मात्रा में चांदी कमाई की। उन सब्जियों के बारे में सोचते हुए जो ज्यादातर ग्रीनहाउस में पकी हुई थीं, जिन्हें वे संभवतः अकेले नहीं खा सकते थे, दाओहुआ इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या सिर्फ सब्जियां बेचने के लिए दूसरी दुकान खरीदनी चाहिए। सर्दियों में सब्जियों की कम किस्में होती थीं, खासकर हरी सब्जियां, और उन्हें निश्चित रूप से अच्छी कीमत मिल सकती थी। इसके अलावा सब्जी बेचने के बाद दुकान का उपयोग भविष्य में फल बेचने के लिए भी किया जा सकता है। अपनी संपत्ति की बंजर पहाड़ी पर उसने बहुत सारे फलों के पेड़ लगाए थे। हालांकि फलों के पेड़ों को फल देने में 1 या 2 साल लगेंगे, इस बीच अभी भी तरबूज और अंगूर मौजूद थे। सभी कोनों से इस पर विचार करने के बाद दाओहुआ को लगा कि योजना संभव है और उसने गणना करना शुरू कर दिया कि क्या उसके पास पर्याप्त चांदी है। तभी वांग मनमन बाहर से लौटे। मिस, छोटा राजकुमार चला गया है। दाओहुआ एक पल के लिए रुकी, एक फीकी मुस्कान दी, फिर अपने खातों में अपना सिर छिपाती रही। चाहे आधुनिक समय हो या प्राचीन काल, शक्तिशाली और स्वतंत्र बनने से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। उस दिन शाम को दाओहुआ रात के खाने के लिए बुढ़िया के घर गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि माहौल में कुछ गड़बड़ है। सौतेले पिता की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। जब उसने उसे अंदर आते देखा, तो उसने नाराजगी से उसकी ओर देखा। दूसरी ओर
पूरा दूसरा कमरा मुस्कुरा रहा था। दाओहुआ ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। क्या इस परिवार को कुछ चांदी मिली थी? जहां तक तीसरे कमरे की बात है, वे हमेशा की तरह खामोश थे। थोड़ा सोचने के बाद दाओहुआ ने वांग मैनमैन को बाहर जाने और पता लगाने के लिए इशारा किया कि क्या हो रहा है। जल्द ही वांग मैनमैन वापस लौटे और दाओहुआ से फुसफुसाए, मिस, दूसरे मास्टर और उनकी पत्नी के इतने खुश होने का कारण यह है कि आज दोपहर लिटिल प्रिंस ने दूसरी और चौथी युवा महिलाओं के साथ आनंददायक बातचीत की। दाओहुआ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके दूसरे चाचा और चाची इतने प्रसन्न थे। पिताजी का क्या होगा, वे खुश क्यों नहीं हैं? जियो येयांग के साथ अच्छा व्यवहार करने के बाद खुश रहना उसके लिए उचित होगा। वांग मैनमेन ने यान येशुंग पर नजर डाली, जो चुपचाप बैठा था। छोटे राजकुमार ने तीसरी युवा महिला पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह सुनकर दाओहुआ ने मन ही मन उपहास किया। दरअसल उसके सौतेले पिता के लिए परिवार के भीतर निकटता और दूरी के अंतर अभी भी काफी स्पष्ट थे। आखिरकार भले ही वे एक परिवार थे, एक भतीजी द्वारा लाए गए चेहरे की तुलना उसकी अपनी बेटी द्वारा लाए गए चेहरे से नहीं की जा सकती थी। अपने सौतेले पिता को जबरदस्ती मुस्कुराते हुए देखकर दाओहुआ को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या यान येशुंग वह नहीं था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? अब वो बाजी मार ले गई हैं। आपके चेहरे पर थप्पड़ मारने का अधिकार देता है। उसके बगल में बूढ़ी मैडम यान ने अपनी पोती का प्रसन्न रूप देखकर उसके सिर पर जोर से प्रहार किया। भोजन के दौरान यान जियुवान ने कुछ पी लिया। यह स्पष्ट नहीं था कि वह बहुत खुश था या मूर्खतापूर्ण कार्य करने के बहाने के रूप में अपने नशे का उपयोग कर रहा था, लेकिन उसने दाओहुआ को फिर से व्याख्यान देना शुरू कर दिया। दाओहुआ, ऐसा नहीं है कि आपके दूसरे चाचा आपकी आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको वास्तव में अपना स्वभाव बदलने की जरूरत है। छोटा राजकुमार किस तरह का व्यक्ति है? जब वह हमारे घर आता है, तो आप इतने अपमानजनक कैसे हो सकते हैं कि अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते? अपने सौतेले चाचा के विजयी और अहंकारी आचरण को देखकर दाओहुआ ने अपना आपा नियंत्रित कर लिया। खुद को रोक पाने में असमर्थ, उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और सीधे उसकी आंखों में देखा। दूसरे चाचा, मैं वास्तव में आपके निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हूँ। यान झिगाओ आश्चर्यचकित रह गया। मैंने तुम्हें इतना असभ्य होने के लिए कब कहा था? दाओहुआ ने उपहास किया। क्या आपने यह नहीं कहा कि जियो येयान को अपमानित करना पूरे यान परिवार पर विपत्ति लाने के समान है? यान परिवार की खातिर मुझे उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा अगर मैं अनजाने में पूरे यान परिवार के लिए परेशानी पैदा कर दूं? तब आप मुझे जिंदा चमड़ी उतार देंगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यान झिगाओ क्रोधित और शर्मिंदा हो गया। दाओहुआ जरा भी भयभीत नहीं हुआ, उसकी नजर से मिला सच्चाई। दूसरे चाचा, मैंने वास्तव में आपको कहाँ नाराज किया है कि आप मुझे इतनी घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं? जियो येयांग से संपर्क करना यान परिवार के लिए विपत्ति लाता है। अब जब मैं उससे बच रहा हूँ, तो आपको लगता है कि मैं अपमानजनक हो रहा हूँ। दूसरे अंकल, आपकी मांगें कुछ ज्यादा ही कठोर हैं। आप, यान झिगाओ ने गुस्से में आकर मेज पर जोर से हाथ मारा। मैं तुम्हें एक असंस्कृत जंगली लड़की के अलावा और कुछ नहीं देखता। इन शब्दों को सुनकर यान झिगाओ और मैडम ली दोनों ने एक ही समय में अपनी भौहें सिकोड़ ली। दूसरा भाई, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। यान वेंशियू ने इसे एक बहाने के रूप में कहा, यह सोचकर कि चाहे कुछ भी हो, उसकी बेटी अभी भी उसकी और उसकी पत्नी की जिम्मेदारी है। यह उसके भाई की उसे व्याख्यान देने की जगह नहीं थी। मैंने नहीं। यान झिगाओ बहस करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मैडम ली ने उसे मौका नहीं दिया और उसके शब्दों को काट दिया, और मैडम सन से बात करने के लिए मुड़ गई। दूसरी भाभी, दूसरा भाई नशे में है। आप उसे वापस उसके कमरे में ले जाओ। उसका स्वर ठंडा था, बातचीत के लिए कोई जगह नहीं बची। उस समय परिवार के दो मुखियाओं के अधिकार का पूरी तरह से दावा किया गया था। चैप्टर 159, भ्रमपूर्ण। अगली सुबह यान जियुवान थोड़ा सिरदर्द के साथ उठा। क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे कल नहीं कहना चाहिए था? श्रीमती सन ने उस पर नजर डाली।
अब याद आ रहा है ना? आपने कल माँ, बड़े भाई और भाभी के सामने मेज पटकते हुए काफी प्रदर्शन किया था। यह काफी होता, लेकिन आपने जोर से दाहुआ को एक बुरे व्यवहार वाली जंगली लड़की भी कहा। जरा सोचो, तुम्हारे ये शब्द क्या माँ, बड़े भाई और भाभी सबकी एक साथ आलोचना नहीं कर रहे थे? यान यल, जो नाश्ते के इंतजार में पास में बैठा था, शामिल हो गया। माँ, मुझे लगता है कि पिताजी सही थे। सबसे बड़ी बहन पिताजी पर चिल्ला रही थी, यह शिष्टाचार की कमी है। अपना मुंह बंद करो। जब वयस्क बोल रहे हों, तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। श्रीमती सन ने अपनी छोटी बेटी की ओर देखा। कल बड़े भैया और भाभी सचमुच बहुत परेशान थे। उनका बेटा वेंजी अभी बड़ा नहीं हुआ था, और उनका परिवार अभी भी समर्थन के लिए बड़े भाई पर निर्भर था। वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि छोटी छोटी शिकायतें परिवार की मुख्य शाखा के साथ दरार पैदा कर दें। यान जियोवान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसके विचार श्रीमती सन की तुलना में अधिक स्पष्ट और अधिक दूरदर्शी थे। वह तुरंत बोले, बड़े भाई शायद अभी तक गवर्नर ऑफिस नहीं गए हैं, मैं अभी जाकर माफी मांगता हूँ। अपने पिता को बिना नाश्ता किए जल्दी में चले जाते देख, यान यल ने असहज महसूस करते हुए कहा, माँ, हमें हर समय अंकल के आसपास क्यों रहना पड़ता है? कल यह स्पष्ट था कि सबसे बड़ी बहन पिता के प्रति अपमानजनक थी। श्रीमती सन एक पल के लिए चुप हो गईं। उन्होंने अपनी असंबद्ध छोटी बेटी और अपनी बड़ी बेटी की ओर देखा जो सोच में खोई हुई लग रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, यह सरल है क्योंकि आपके चाचा एक अधिकारी हैं, आपके पिता एक सामान्य व्यक्ति हैं। हमारे परिवार की शाखा को हमेशा मुख्य शाखा को स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक तुम्हारी सबसे बड़ी बहन की बात है, तुम्हारे पिता से डरना तो दूर, चाचा भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। यान यल ने अपने होंठ टेढ़े किए। माँ, मुझे पता है। सबसे बड़ी बहन ऐसा करने की हिम्मत केवल इसलिए करती है क्योंकि वह लिटिल प्रिंस के करीब है। चाचा को पदोन्नति पाने के लिए लिटिल प्रिंस के पक्ष की आवश्यकता है, यही कारण है कि वह सबसे बड़ी बहन को इतना सहन करते हैं। लेकिन माँ, अब यह अलग है। पहले लिटिल प्रिंस केवल सबसे बड़ी बहन के साथ खेलता था, लेकिन अब वो मेरे और दूसरी बहन के साथ भी खेलने को तैयार है। हम अब समर्थन के बिना नहीं रह सकते। श्रीमती सन ने आश्चर्य से अपनी छोटी बेटी की ओर देखा। उन्हें इतनी कम उम्र में उससे ऐसे विचारों की उम्मीद नहीं थी। वह मुस्कुराए और सिर हिलाया। छोटा राजकुमार केवल एक बार तुम्हारे साथ खेला, कौन जानता है कि अगली बार क्या होगा। यान येल ने आत्मविश्वास से अपना सिर ऊपर झुकाया। छोटा राजकुमार निश्चित रूप से हमारे साथ फिर से खेलेगा। आप नहीं जानते, कल उसने हमारे साथ बहुत सारी बातें की और पूरे समय मुस्कुराता रहा। एक बार जब हम लिटिल प्रिंस को थोड़ा बेहतर जान लेंगे, तो मैं उससे पिता को आधिकारिक पद दिलाने में भी मदद करने के लिए कहूंगा। लिटिल प्रिंस कितना शक्तिशाली है, इसे देखते हुए यह एक आसान काम होना चाहिए। इन शब्दों को सुनकर श्रीमती सन एकदम चौंक गईं, लेकिन उनकी आंखों में आशा झलक उठी। इन वर्षों में उसने भी कई अधिकारियों के परिवारों से परिचय बनाया था और पदों की खरीद के बारे में सुना था। हालांकि आधिकारिक पद खरीदने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन की आवश्यकता होती है। छोटा राजकुमार, वह वास्तव में उनके परिवार की मदद करने में सक्षम हो सकता है। उधर यान येहुआन बोलने से खुद को नहीं रोक सका। चौथी बहन, आप काल्पनिक विचारों में लिप्त हैं। छोटे राजकुमार ने हमसे बातचीत की क्योंकि आप उसके लिए सबसे बड़ी बहन के फूल लाए थे। उसने किनारे से सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देखा था। इसके अलावा बाद में उन्होंने लिटिल प्रिंस के साथ जिन विषयों पर चर्चा की, वे सभी सबसे बड़ी बहन पर केंद्रित थे। इसके अलावा आधिकारिक पद खरीदने जैसे मामले हमारे विचार के लिए नहीं हैं। यान यल असहमत थे। फूल सिर्फ एक बर्फ तोड़ने वाला था। बाद में लिटिल प्रिंस हमसे बात करने को तैयार था क्योंकि हमने बातचीत को दिलचस्प बना दिया था और उसे खुश रखा था, है ना? जहाँ तक पद खरीदने की बात है, अगर सबसे बड़ी बहन लिटिल प्रिंस को बड़े भाई के लिए अकादमी स्थान आवंटित करवा सकती है, तो पिता के लिए आधिकारिक पद हासिल करना इतनी बड़ी बात नहीं है। यान येहुआन अधिक बहस करना चाहता था,
लेकिन श्रीमती सुन ने हस्तक्षेप किया। बस बहस करना बंद करो। वैसे भी तुम दोनों को एक बात याद रखनी होगी, तुम्हें भविष्य में लिटिल प्रिंस के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा और अपनी बड़ी बहन की तरह उसे नाराज नहीं करना होगा। माँ, निश्चिंत रहें, हम बड़ी बहन की तरह मूर्ख नहीं बनेंगे। मुख्य प्रांगण। यान झियोवान को इतनी सुबह माफी मांगने आते देख यान झिगाओ उसे दोष देने से खुद को रोक नहीं सका। मैडम ली, हालांकि अभी भी अंदर से गुस्से में थी, उन्होंने वृद्ध महिला और अपने पति के सम्मान के कारण मामले को आगे बढ़ाने से परहेज किया। इसलिए सभी की मौन समझ से लाबा महोत्सव में हुई घटना को जाने दिया गया। 2 दिन बाद झू जिंगवान ने दाओहुआ को रेशम के फूलों का एक डिब्बा भेजा। वे बहुत उत्कृष्ट ढंग से बनाए गए हैं। दाओहुआ ने खुशी से बक्से में रेशम के फूलों को देखा और तुरंत वांग मैनमैन के बालों में लगाने के लिए एक बेर का फूल चुना। फिर झू जिंगवान की ओर मुड़ा। क्या यह अच्छा लग रहा है? यह बहुत अच्छा लग रहा है, आप किसी भी चीज में अच्छे लगते हैं। झू जिंगवान ने देखा कि दाओहुआ को उसका दिया हुआ उपहार पसंद आया और वह विशेष रूप से खुश हुई। मैं आपको बता दूं, यह बीजिंग में सबसे फैशनेबल रेशम का फूल है। मेरे दूसरे चाचा इसे विशेष रूप से मेरे लिए वापस लाए। उन्होंने कहा कि नए साल के दौरान बाहर जाने के लिए यह अच्छा है। दाओहुआ आश्चर्यचकित था। तुम्हारा दूसरा चाचा वापस आ गया है। झू जिंगवान ने अपना सिर हिलाया। वह व्यस्त है, वह इस समय वापस कैसे आ सकता है? यह उसके निवास के नौकर थे जिन्होंने नए साल का उपहार भेजा था, और वे मेरे लिए इसे साथ लाए थे। दाओहुआ, तुम्हारे दूसरे चाचा ने नए साल का उपहार बहुत जल्दी भेज दिया। नया साल आने में अभी भी 20 दिन से अधिक का समय है। झू जिंगवान ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल भी जल्दी नहीं। जब से मेरे दादाजी लौटे हैं, हमेशा मेरे दूसरे चाचा ही होते हैं जो पहले नए साल का उपहार भेजते हैं, फिर मेरी माँ रिटर्न उपहार तैयार करती हैं। उन्हें जल्दी भेजना बेहतर है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे रिटर्न उपहार नए साल से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। दाओहुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या आपके परिवार ने अभी तक नए साल के उपहार भेजे हैं? झू जिंगवान, अभी नहीं, मेरे दूसरे चाचा कल ही आए हैं, और मेरी माँ को अभी भी उनकी जांच और सत्यापन करने की जरूरत है। यह इतनी जल्दी नहीं होगा। दाओहुआ, क्या आपका परिवार नए साल के तोहफे जलमार्ग से भेजता है? तो क्या हमारा परिवार आपके परिवार के साथ मिलकर नए साल के तोहफे भेज सकता है? दिसंबर में प्रवेश करने के बाद मैडम ली ने नए साल के उपहार तैयार करना शुरू कर दिया। जिस चीज के बारे में उसने सबसे अधिक सुना वह अपनी चौथी चाची को नए साल का उपहार भेजना था। चौथी चाची काफी दूर बीजिंग में रहती थी, इसलिए उसे एक अच्छा रास्ता ढूंढने और फिर उन्हें पहुंचाने के लिए किसी को भेजने की जरूरत थी। वह जानती थी कि उसकी दादी को इतने सालों में अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसकी शादी बहुत दूर हुई थी, इसलिए यह बात हमेशा उसके दिमाग में रहती थी। झू जिंगवान आश्चर्यचकित था। क्या आपके परिवार के भी बीजिंग में रिश्तेदार और दोस्त हैं? दाओहुआ ने सिर हिलाया। मम्मा, मेरी चाची। झू जिंगवान ने तुरंत कहा, मुझे वापस जाना होगा और पहले अपनी माँ से पूछना होगा, फिर मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। दाओहुआ मुस्कुराया और सहमत हो गया। उसी दिन झू जिंगवान के लौटने के कुछ ही समय बाद उसने दाओहुआ को यह बताने के लिए किसी को भेजा कि उसकी माँ सहमत हो गई है। झू परिवार ने अपनी नावों का उपयोग करके नए साल के उपहार भेजे। यान परिवार के उपहार भी साथ ले गए, जो कि एक मामूली सी चीज थी। एक बार जब दाओहुआ को पुष्टि मिल गई, तो वह तुरंत बूढ़ी मैडम और मैडम ली को खोजने चली गई। जब मैडम ली ने सुना कि नए साल का उपहार झू परिवार के साथ बीजिंग भेजा जा सकता है, तो वह भी बहुत खुश हुई। यह बहुत अच्छा है, अब मुझे विशेष रूप से कोई अन्य जहाज ढूंढने की जरूरत नहीं है। दाओहुआ अपनी कुछ हद तक शांत दादी के पास बैठी। दादी, इस साल चून के पिता को प्रीफेक्चुरल गवर्नर के रूप में पदोन्नत किया गया है। हमें वास्तव में चौथी चाची के लिए एक अच्छा नए साल का उपहार तैयार करना होगा। अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए जिसे उसने कई सालों से नहीं देखा था, बूढ़ी मैडम यान की आंखें नम हो गईं। अच्छी बच्ची, तुम्हारे लिए अभी भी अपनी चौथी
चाची के बारे में सोचना मुश्किल है। दाओहुआ मुस्कुराया, बेशक, मैं करता हूँ। मैं न केवल चौथी चाची के बारे में सोचता हूँ, बल्कि अपने पुरुष और महिला चचेरे भाइयों के बारे में भी सोचता हूँ। मैंने उन्हें पहले कभी उपहार नहीं भेजा है। दादी, आपको सावधानी से चुनने में मेरी मदद करनी चाहिए, ताकि मैं अपने चचेरे भाइयों के सामने हार न मानूं। यह सुनकर बूढ़ी मैडम यान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, दादी तुम्हें जांचने में मदद करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि तुम, लड़की, कोई चेहरा नहीं खोओगी। दावा हुआ, चूंकि हम जलमार्ग ले रहे हैं, इसलिए बीजिंग पहुंचने में ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए। जिस गर्म कमरे में आपने सब्जियां उगाई थीं, दादी, वे पहले ही पक चुकी हैं। हमें चौथी चाची को भी कुछ भेजना चाहिए, ताकि बीजिंग में भी दूर वह अपनी मां द्वारा उगाई गई सब्जियों का स्वाद ले सके। लाल आंखों के साथ सिर हिलाते हुए बूढ़ी मैडम यान की आवाज रुंध गई। जब से उसकी बेटी की शादी हुई, उसने कभी भी अपने द्वारा बनाए गए भोजन या उगाई गई सब्जियों का स्वाद नहीं चखा। हालांकि अब वो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से खाना नहीं बना सकती थी, फिर भी उसे कुछ सब्जियां भेजना जो उसने खुद उगाई थीं, अच्छा था। इसके अलावा, मेरे पास अभी भी मेरे द्वारा बनाई गई अंगूर की शराब के कई जार हैं। आइए चौथी चाची को 2 जार भेजें। चाहे उसके स्वयं के आनंद के लिए या दूसरों को देने के लिए, वे सम्मानजनक उपहार हैं। और मीठी चावल की शराब और गमले में लगे पौधे। दादी, केवल आप ही जानती हैं कि चौथी चाची को किस प्रकार के फूल पसंद हैं, इसलिए उन्हें चुनना भी आपको ही होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दादी और पोती के बीच नए साल के उपहारों के बारे में उत्साहपूर्ण चर्चा देखकर मैडम ली को भी राहत महसूस हुई। इन वर्षों में यांग परिवार द्वारा जानबूझकर दूरी बनाए रखने के कारण पुराने मास्टर के आधिकारिक करियर को बढ़ावा नहीं मिला, और उन्होंने बूढ़ी मैडम के सामने छोटी चाची का बहुत अधिक उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। अब हालात बेहतर थे। इस साल पुराने मास्टर की पदोन्नति हो गई थी, और परिवार ने तरबूज बेचने से कुछ चांदी भी अर्जित की थी, ताकि वे छोटी चाची के लिए नए साल का एक अच्छा उपहार तैयार कर सकें। संभवतः यांग परिवार अब छोटी चाची को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। चैप्टर 160। यांग परिवार झोउ परिवार का जहाज दयुआन नदी पर गया, जिससे यात्रा तेज हो गई। यान परिवार के वार्षिक उपहार बीजिंग पहुंचने में 10 दिन से भी कम समय लगा। यांग निवास। बूढ़ी मैडम यांग अभी अभी घर की महिलाओं के साथ एक भोज में भाग लेकर लौटी थीं और अब एक कमरे में एकत्रित होकर बातें कर रही थीं। जैसे जैसे वर्ष का अंत निकट आया, विभिन्न परिवारों द्वारा अधिक भोज आयोजित किए गए। हालांकि घर का मुखिया केवल चौथे दर्जे का अधिकारी था, फिर भी उसे काफी निमंत्रण मिले। दादी, मिस युआन का आभूषण सेट वास्तव में सुंदर था। मुझे उसके जैसा ही एक आभूषण चाहिए। दादी, मुझे भी एक चाहिए। यांग परिवार की पहली, दूसरी और तीसरी शाखा की बेटियां वर्तमान में ओल्ड मैडम यांग के आसपास बैठी थीं, अपने हितों की पैरवी करते हुए उन्हें मना रही थीं और मनमोहक अभिनय कर रही थीं। यांग परिवार की पहली, दूसरी और तीसरी शाखा की पत्नियां केवल मुस्कुराती आंखों से देखती रहीं और उन्हें नहीं रोका। बूढ़ी मैडम यांग शुरू में सहमत होने के लिए अनिच्छुक थीं, लेकिन उनकी प्रतिस्पर्धी प्रकृति, इस तथ्य के साथ साथ कि भोज में अन्य युवा महिलाओं के कपड़े और गहने उनके अपने परिवार से बेहतर थे, और यह मानते हुए कि उनकी पोतियां आकर्षक और सुंदर थीं, उन्हें अपने दांत पीसने और स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, दादी आपके लिए इन्हें खरीद लेंगी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सेट। नीचे, चौथी मैडम यान सियू को अचानक ठिठुरन महसूस हुई जब बूढ़ी मैडम यांग ने अपनी बेटी शियुजुन का जिक्र तक नहीं किया। एक ऐसी बहू के रूप में जिसे उसकी सास पसंद नहीं करती, वह समझती थी, लेकिन उसकी बेटी भी ओल्ड मैडम यांग की पोती थी। बूढ़ी मैडम यांग इतनी पक्षपाती क्यों थी? माँ यांग शियुजुन को यह महसूस हुआ कि उसकी माँ का मूड खराब है। वह तुरंत आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। वह वर्षों से अपनी दादी के पक्षपात और उपेक्षा की आदी हो गई थी। वह वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाती अगर उसकी दादी एक दिन अचानक उसके साथ अच्छा व्यवहार करती। यान सियू ने कड़वी मुस्कान दी और बदले में अपनी बेटी के हाथ दबा दिए। एक माँ के रूप में अत्यधिक कमजोर होना उसकी अपनी गलती थी,
जिसके परिणामस्वरूप उसकी बेटी को भी उसके साथ कष्ट सहना पड़ा। सौभाग्य से उसका बेटा होंगरुई अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहा था और उसके चाचा उसकी सराहना करते थे, अन्यथा उसके पास यांग परिवार में टिकने के लिए कहीं नहीं होता। बूढ़ी मैडम। अचानक ओल्ड मैडम यांग के बगल से एक बटलर अंदर आया। उसने चौथी मैडम की ओर देखा, फिर तेजी से ओल्ड मैडम यांग के पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। नौकर की बातें सुनने के बाद बूढ़ी मैडम यांग ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ अपनी सबसे छोटी बहू की ओर देखा। चौथी बहू, क्या आपके यान परिवार का झोऊ परिवार से कोई संबंध है? यान सियू, जिसे अप्रत्याशित रूप से उसकी सास ने संबोधित किया था, चौंककर बोली, झोऊ परिवार? कौन सा झोऊ परिवार? ओल्ड मैडम यांग, कार्मिक मंत्रालय के उप मंत्री का झोऊ परिवार। इन शब्दों पर यान सियू न केवल हैरान रह गया, बल्कि यांग परिवार की पहली 3 शाखाओं की पत्नियां भी आश्चर्यचकित रह गईं। कार्मिक मंत्रालय के उप मंत्री का झोऊ परिवार बीजिंग में सबसे शक्तिशाली और पसंदीदा परिवारों में से एक था। यांग परिवार में सर्वोच्च रैंकिंग वाले चौथे रैंक के अधिकारी थे। उन्हें झोऊ परिवार के साथ बातचीत करने का अवसर भी नहीं मिला। यांग परिवार की प्रथम मैडम, माँ, क्या आप निश्चित हैं? चौथी भाभी का परिवार संभवतः झोऊ परिवार को कैसे जान सकता है? बूढ़ी मैडम यांग ने पहली मैडम को नजरअंदाज कर दिया और अपनी सबसे छोटी बहू को खोया हुआ देखकर उसने भौहें चढ़ा ली और अपने बगल के नौकर से पुष्टि की, क्या आप निश्चित हैं कि यह झोऊ परिवार है? बटलर ने सिर हिलाया, निश्चित रूप से। इस पुराने नौकर ने कई बार पूछा, यह वास्तव में पूर्व ग्रैंड सेक्रेटरी का झोऊ परिवार है। बूढ़ी मैडम यांग चौंक गईं। उनकी सबसे छोटी बहू के बड़े भाई ने वास्तव में झोंगझोऊ प्रांत में एक अधिकारी के रूप में कार्य किया, जो पूर्व ग्रैंड सेक्रेटरी झोऊ का गृहनगर था। क्या ऐसा हो सकता है कि यान परिवार की किस्मत बदल रही हो और उन्होंने झोऊ परिवार के साथ संबंध बना लिया हो? सदमे के बावजूद बूढ़ी मैडम यांग जल्दी से ठीक हो गईं और अपनी सबसे छोटी बहू की ओर देखा। चौथी बहू, यान परिवार के वार्षिक उपहार आ गए हैं। यान सियू तुरंत उत्साहित होकर खड़ा हो गया। अगर किसी अन्य समय उनकी सबसे छोटी बहू की मानसिक स्थिति खराब होती, तो बूढ़ी मैडम यांग उसे डांटती, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे कहते हैं कि यह झोऊ परिवार के जहाज पर आया है और यान परिवार का कोई व्यक्ति भी आया है। उनसे मिलें। हाँ, यान सियू कुछ हद तक रोमांचित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका परिवार भी इस समय किसी को भेजेगा। बूढ़ी मैडम को प्रणाम करके वह जल्दी से अपनी बेटी को लेकर चली गई। उसे उत्सुकता से जाते देख दूसरी और तीसरी मैडमों ने ठहाका लगाया। ये तो बस नए साल के कुछ तोहफे हैं, लेकिन देखो हमारी भाभी कितनी खुश हैं। भाभी, मेरा दहेज व्यापक नहीं था, इसलिए निश्चित रूप से वार्षिक उपहार महत्वपूर्ण हैं, शिवजुन ने कहा। बूढ़ी मैडम यांग ने उन दोनों की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। पिछले आंगन में, चविहुआ गेट के पास, मैडम ली का नौकर फैंग न्यांगजी यांग परिवार के नौकरों में से एक को एक तरफ खींच रहा था। सभी मुस्कुरा रहे थे और यांग परिवार में यान सियू की स्थिति के बारे में पूछ रहे थे। यह जानने पर कि यांग बोई के कमरे में कई रखेले रहती थीं और वो कई बेटों का पिता था, फैंग नियांगजी को तुरंत चिढ़ महसूस हुई। उसी समय यान सियू यांग शियुजुन के साथ पहुंचे। नौकर चौथी युवा मालकिन को सम्मान देता है, आप स्वस्थ रहें। फेग नियांगजी ने तुरंत घुटने टेककर प्रणाम किया। कृपया खड़े हो जाए। यान सियू ने फैंग नियांगजी को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने के लिए आगे बढ़ते हुए जल्दी से कहा। फिर उसने एक क्षण के लिए फैंग नियांगजी की ओर देखा। आप नानी सन की बहू हैं, सिस्टर फैंग। जब यान सियू बहुत छोटी थी तब नानी सन के परिवार ने खुद को यान परिवार की दास्ता में बांध लिया था। उनके बेटों की शादी के समय उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह मैडम फैंग से पहले ही मिल चुकी थीं। हाँ, यह मैं हूँ, चौथी युवा मालकिन। मैडम फैंग भी स्पष्ट रूप से उत्साहित थीं। यांग परिवार के बीजिंग में स्थानांतरण के बाद उन्हें यान सियू को देखे हुए 6 या 7 साल हो गए थे। अपने दूर के रिश्तेदारों के बारे में सोचते हुए यान सियू की आवाज भावुक हो गई। घर पर सब कैसे हैं?
मेरी माँ का स्वास्थ्य कैसा है? मैडम फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह अच्छा कर रही है। पिछले साल ही मालिक ने अपनी देखभाल के लिए दादी को अपने पास रख लिया था। पूरा परिवार एक साथ होने के कारण दादी के पास नाखुशी का कोई कारण नहीं है। इस साल मास्टर को फिर से जिंगझू के प्रीफेक्चुरल गवर्नर के रूप में पदोन्नत किया गया और सबसे बड़े तीसरे और चौथे युवा मास्टर वांग्यू अकादमी में अध्ययन करने गए हैं, जिससे दादी और भी खुश हो गई हैं। अब वह अपने दिन बड़ी बेटी के साथ बिताती है, फूलों की देखभाल करती है, मार्शल आर्ट का अभ्यास करती है और कभी कभी कुछ दिनों के लिए पारिवारिक विला में रहती है। उसके दिन इससे अधिक आनंदमय नहीं हो सकते, मैडम फैंग ने कहा। बात सिर्फ इतनी है कि दादी के दिमाग में हमेशा आप ही रहते हैं। वह कहती हैं कि अगर आप भी उनके साथ होते तो पूरा परिवार सचमुच एक हो जाता। फैंग नियांगजी द्वारा दी गई जानकारी से यान सियू दंग रह गया। कुछ देर रुकने के बाद उसने उत्साह से पूछा, आपने क्या कहा? मेरे बड़े भाई को प्रीफेक्चुरल गवर्नर नियुक्त किया गया है। यान सियू की प्रतिक्रिया देखकर फैंग नियांगजी असमंजस में पड़ गए। चौथी युवा मालकिन, क्या आप नहीं जानती थीं? जिस पत्र में खुशखबरी थी वह मैडम ने खुद दादी की उपस्थिति में लिखा था। क्या आपको वह नहीं मिला? यह सुनकर यान सियू अपने आप को रोक नहीं सकी और रोने लगी। यांग शियोजुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ऐसी खुशखबरी सुनकर क्यों रोएगी, इसलिए उसने जल्दी से उसे सांत्वना देते हुए कहा, माँ, वहाँ बहुत से लोग देख रहे हैं। अगर दादी को पता चला तो वह बहुत परेशान होंगी। यान सियू ने अपने चेहरे से आंसुओं के निशान पोंछते हुए कई बार सिसकियां ली और शर्म से मैडम फैंग से कहा, दीदी, आपको मुझे माफ करना चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। उसे इस तरह देखकर मैडम फैंग को अपने दिल में भारी जकड़न महसूस हुई। हालांकि मैडम ने अनुमान लगाया था कि यांग परिवार में चौथी युवा मालकिन के दिन आसान नहीं थे, उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वे इतने कठिन होंगे कि उसे पारिवारिक पत्र भी नहीं मिलेंगे। मुस्कुराते हुए मैडम फैंग ने कहा, चौथी युवा मालकिन, क्योंकि मैं झोउ परिवार की नाव पर सवारी करने में सक्षम थी, जो कम महंगी थी, दादी ने मुझे अपने साथ कुछ चीजें लाने के लिए कहा था। मैडम फैंग ने बताया, उसने विभिन्न सब्जियां भेजी जो उसने खुद उगाई थीं, पौधे जिन्हें उसने पाला था, फलों की वाइन जिसे उसने किन्वित किया था, वह सब कुछ जो वह चाहती थी। उसने आपके लिए एक हिस्सा भेजा और कहा कि वह चाहती है कि आप भी इसका स्वाद लें। इस पर यान सियू के आंसू एक बार फिर गिर पड़े। यांग शियुजुन ने तुरंत उसे सांत्वना देने की कोशिश की। यह मिस शियुजुन ही होगी, है ना? मैडम फैंग ने मुस्कुराते हुए यांग शियुजुन की ओर देखते हुए कहा, वह तुम्हारा ख्याल रखती है। चौथी युवा मालकिन, वास्तव में एक सुंदरता। अपने आंसू पोंछते हुए यान सियू ने उत्तर दिया, सिस्टर फैंग, कृपया इस लड़की को बहुत अधिक खराब न करें, अन्यथा वह खुद से संतुष्ट होने लगेगी। अपने आसपास भीड़ बढ़ती देखकर यांग शियुजुन ने सुझाव दिया, माँ, शायद हमें यह बातचीत अंदर ही जारी रखनी चाहिए। यान सियू ने बार बार सिर हिलाया। उसके पैतृक परिवार से पिछले उपहार बिना किसी साथी के आए थे, केवल पत्र। इस बार कोई आया था और उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे जो वह पूछना चाहती थी। मैडम फैंग, बिल्कुल भी बुरा ना मानते हुए, माँ और बेटी के पीछे आधे कदम चलकर बातें करते हुए बोली, दादी के अलावा सबसे बड़ी युवा मालकिन ने भी युवा मास्टर और मिस शियुजुन के लिए कुछ भेजा है। यान सियू थोड़ी देर रुकी, आपका मतलब मेरे सबसे बड़े भाई की वैध सबसे बड़ी बेटी है? सिर हिलाते हुए मैडम फैंग ने उत्तर दिया, बिल्कुल, चौथी युवा मालकिन। आप अक्सर घर पर नहीं रहे हैं, इसलिए आप नहीं जानते होंगे कि हमारी सबसे बड़ी युवा मालकिन वास्तव में पार्टी की जान है। दादी हर दिन अपने आसपास हंसती और खुश रहती हैं। यांग शियुजुन चुपचाप सुनती रही। जब उसने अपनी दादी और चचेरे भाई के दैनिक जीवन के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर एक निराशापूर्ण भाव दिखाई देने लगा। काश उसकी दादी भी ऐसी होती तो कितना अच्छा होता।